सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग का ज्योग्राफी स्टार्ट होना है, ठीक है। और हो सकता है थोड़ा यार बैकग्राउंड में आज हल्का सा आपको नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। किसी की शादी हो रही है, मतलब शादी जा रही होगी। इतना समझाते हैं इन लोगों की मत करो, लेकिन ना, समझ ही नहीं आता। इतनी खुशी में जा रहे हैं और एकदम मुंह लटका के आएंगे सुबह। ठीक है, तो खैर अब इसी वजह से मैं थोड़ा सा रुक रहा था कि शायद बंद हो जाए, शायद बंद हो जाए, शायद बंद हो जाए, लेकिन पिछले 1 घंटे से ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही खुशी है इनको, ठीक है। सुबह जब इनसे मिलेंगे ना तो एकदम मुंह लटका गया, अरे कुछ नहीं मिला खाने में। ये बुराइयाँ चल रही होंगी बिल्कुल। चलो, गुड इवनिंग सभी को। से इंटरेस्टेड रहेगा सब्जेक्ट, हाँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो अपने साइड से इसको पूरा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ, पूरी ज्योग्राफी को। एकदम मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है। इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा आपको। एंड शुरू कर देते हैं, चलो फिर ठीक है। तो शुरू ही कर देते हैं, अब क्या और क्या, चलो शुरू करते हैं। जैसे भाई साहब जो शादी के लिए जा रहे हैं अभी, है ना, कल आएंगे और शुरू हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सोलर सिस्टम। मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि पहले हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी करने वाले हैं, ठीक है। अर्थ के बारे में समझने वाले हैं कि अर्थ कैसे बनी, अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले हम अर्थ के बारे में समझ लेंगे, तभी तो हमें ढंग से समझ में आएगी क्या, इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी इस वीक हम लोग पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी करने वाले हैं, और उसके बाद जो हमारा टाइम रहेगा रफली 2 वीक्स का, वो बीतेगा इंडियन ज्योग्राफी पे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग और यू कैन नॉट ट्राई टू, मतलब कि ये ठीक है थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, कम फोकस, एकदम हाइपर फोकस रहना है, ठीक है। खूब अच्छे से फोकस करके अगर आप रहेंगे, ठीक है, तो पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। PYQs भी अटेम्प्ट करेंगे हम लोग इस लेक्चर के लास्ट में, जैसे हर टॉपिक में हम लोग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। सोलर सिस्टम यानी कि जिसको हम हिंदी में सौर मंडल बोलते हैं, या फिर इसी को हम यूनिवर्स भी बोल देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी बिकॉज कॉस्मो जो वर्ड है वो हम यूनिवर्स के लिए सिनोनिमसली यूज करते हैं, दैट्स वाई द वर्ड कॉस्मोलॉजी। लॉजी का मतलब यहाँ पे स्टडी होता है, ऑलराइट। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा, देखिए सोलर सिस्टम अलग है और यूनिवर्स अलग है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। सोलर सिस्टम एक पार्ट है, बहुत 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 छोटा पार्ट है यूनिवर्स का। अभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी एकदम क्लियर कट कि यूनिवर्स कैसे अलग है, सोलर सिस्टम कैसे अलग है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बिकॉज हम पहले पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम नहीं, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। अब कोई बैठ के देख तो नहीं रहा था भैया, देख रहे हैं और ऐसे ऐसे यूनिवर्स का ओरिजिन हो रहा है, किसी ने देखा तो है नहीं। क्योंकि जितने भी ज्योग्राफी में, अब ध्यान रखना, हिस्ट्री में तो क्या होता है कि भाई 2 साल 3 साल, या फिर पीलियोलिथिक स्टोन एज में थे तो फिर भी 500 साल 1000 साल, ये जो होता है ना, ये पूरा ज्योग्राफी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1000 साल का मतलब है एक ब्लिंक ऑफ एन आई। जैसे हम लोग ब्लिंक करते हैं ना आई का, वो है यूनिवर्स के लिए 1000 साल एक ब्लिंक ऑफ एन आई है, समझ रहे हैं आप। तो इतने बड़े बड़े हमें टाइम पीरियड पढ़ने होते हैं, इतने बड़े बड़े, बिकॉज कोई भी जो जोग्राफिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसके लिए लाखों, कई बार करोड़ों साल लगते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा अप्रिशिएट करिएगा। तो यहाँ पे हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ने वाले हैं, तो इसको लेके काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई। उनमें से जो सबसे पहले थ्योरी दी गई दैट वाज दिस, नॉट दिस, दिस इज बिग बैंग थ्योरी। अब जिस तरह आप अपने इस यहाँ पिक्चर में, मतलब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे किस तरह से एक चीज़ जो है एक्सप्लोड हो रही है, ठीक है, वही बोला था हमारे, किसने, लेमाइटर जी ने। जॉर्ज लेमाइटर इनका नाम था, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी 1931 में, 1931 में, जिसको कि बाद में एडविन हबल, काफ़ी बड़े एस्ट्रोनॉमर हुए, इनके नाम पे टेलीस्कोप भी है, ठीक है, हबल्स टेलीस्कोप, एडविन हबल, इन्होंने इसको इम्प्रोवाइज किया, ठीक। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक इनफाइनाइटली डेंस पार्टिकल था, बहुत छोटा सा, उसमें बहुत भयंकर सा एक्सप्लोजन हुआ, जैसे अभी आपने पीछे देखा, ठीक है, ये कि एक छोटा सा बहुत पार्टिकल था, उसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और जब एक्सप्लोजन हुआ तो आप एक चीज़ को नोटिस कर पा रहे होंगे, सब आपस में दूर 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 दूर, अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करें कि यहाँ पे जैसे कि मान लो कि 2 हम पॉइंट पकड़ लें, ठीक है, ये और ये, देखो दूर दूर, ठीक है, और दूर
और दूर जा रहे हैं कि नहीं? तो वही इन्होंने बोला कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारे यूनिवर्स में, ये सब एक इनफाइनाइटली डेंस पार्टिकल से ओरिजिन हुई है, जिसमें विस्फोट हुआ था, जिसको बिग बैंग बोलते हैं, बिग बैंग एक्सप्लोजन। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अभी भी इंक्रीज हो रही है। पहले ये डिस्टेंस थी, अब ये डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस बढ़ रही है, कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है हमारा यूनिवर्स, कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बलून लीजिए, बलून, ठीक है, गुब्बारा, उसमें 2 पॉइंट मार्क कर लीजिए, बलून में हवा भरी है, वो 2 पॉइंट आपस में दूर 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 चले जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप उसको इन्फ्लेट करते रहेंगे, बलून को फुलाते रहेंगे। CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा कि यूनिवर्स एक्सपैंड तो कर रहा है, लेकिन वो अपनी जो डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी है, उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। ये किसने बोला था और कौन सी थ्योरी ने? तो ये स्टेडी स्टेट थ्योरी है, स्टेडी स्टेट थ्योरी। चलो शुक्र है भगवान का चले गए अब कहीं और ढोलक बजा रहे होंगे। स्टेडी स्टेट थ्योरी, तो ये 1948 में दी गई थी, 1948 में, ठीक है। किसने दी थी? हॉयल्स ने। तो इसको हॉयल्स स्टेडी स्टेट थ्योरी बोलते हैं। इन लोगों ने बोला था, लेमाइटर, एडविन हबल ने, कि कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा। जैसे ये देखो अभी कितने पास है, फिर और एक्सपैंड, क्योंकि ये एक्सप्लोजन जो है, एक्सप्लोजन शांत नहीं हुआ है कि हो के बस रुक गया है, बलून में हवा भी अभी भी भरी जा रही है, ठीक है। इस तरह से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जो उत्पत्ति हुई, ये जो आप ये ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का ये सब देख पा रहे हैं ना, तो इनको ये समझो ये गैलेक्सी हैं। ये क्या है? गैलेक्सी हैं। अब इसी गैलेक्सी में आप समझ लो, इन्हीं गैलेक्सीज में, ठीक है, एक हमारी, मतलब ये डिफरेंट बहुत सारी इसमें गैलेक्सीज हैं, उसमें से हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, और इस मिल्की वे गैलेक्सी में भी तकरीबन 500, लगभग ये माना जाता है 500 सोलर सिस्टम है, और उसमें से हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसके बारे में पढ़ेंगे। और उस सोलर सिस्टम में एक सन है और 8 प्लैनेट्स हैं, और उस 8 प्लैनेट में हमारा एक प्लैनेट है अर्थ। उस अर्थ में हमारा एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है एशिया, और उस छोटे से कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा हमारा कंट्री है, या फिर बड़ा सा कंट्री है, प्यारा सा कंट्री है इंडिया, और उसमें से एक हमारा छोटा सा स्टेट होगा जहाँ पे आप रहते होंगे, छोटा सा सिटी होगा, छोटा सा आपका घर होगा, उस एक छोटे से कमरे में आप छोटे से बैठे होंगे, है ना। और आपको लग रहा है कि नहीं इतने बड़े हमारे ही दिमाग से सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, है ना। आपको लगता है कि बस अगर हम सोचेंगे नहीं तो ये हो जाएगा, हम सोचेंगे नहीं तो वो हो जाएगा, तो सोचना बंद करो एंड लिव इन द प्रेजेंट, है ना। तो मिल्की वे गैलेक्सी आप थोड़ा सा आपको समझ में आएंगे कैसे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा डेट वगैरह इंपॉर्टेंट होती हैं, ये तो थोड़ा सा मतलब समझने के पर्सपेक्टिव से थोड़ा मतलब कि एक बोल सकते हैं ना कि एक्साइटिंग लगे, इसलिए मैं सारी चीज़ें इस इमेज वगैरह लगा के रखता हूँ, सो दैट आपको एकदम समझ में आ जाए चीज़ें। लेकिन इसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, बिकॉज पूछेगा यही कि किसने दिया था, लेमाइटर ने, एडविन हबल ने इस पर इम्प्रोवाइज किया 1931 में। स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दी थी? इन्होंने दी थी। बोला क्या था हॉयल जी ने कि ये अपना जो एवरेज डेंसिटी है, यूनिवर्स भले एक्सपैंड कर रहा है लेकिन मेंटेन करके रखा हुआ है इसको, ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो हो गई, यूनिवर्स तो बन गया। अब मैंने बताया यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उसमें से एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम, उसमें एक हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम। उसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसकी, यानी कि जो हमारा सौर मंडल है, उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई। बट बिफोर दैट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो एक्सप्लोजन है, बिग बैंग एक्सप्लोजन है, ये एक्सप्लोजन कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था, तो अगेन कोई बैठ के देख तो रहा नहीं था, तो ये हाइपोथेसिस दी गई। हाइपोथेसिस मतलब सबने अपनी परिकल्पना दी है। तो ये 13.6 बिलियन ईयर्स एगो, 13.6 बिलियन ईयर्स एगो जो है ये एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे कि इसकी उत्पत्ति हुई। वहीं अगर हम बात करें सौर मंडल की उत्पत्ति, तो रफली जिसमें कि हमारा अर्थ भी बनता है, रफली 4.6 या फिर 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। बिलियन, समझ रहे हैं, ज्योग्राफी में 1000 और 50 साल की बात नहीं होती, सीधे बिलियन और इसकी बात होती है। 4 बिलियन ईयर्स एगो सोलर सिस्टम बना था। ये क्वेश्चन CGL मेंस में पूछा गया कि हमारी अर्थ कितने साल पुरानी है, ठीक है। तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो सोलर सिस्टम बना था, और इसी सोलर सिस्टम में हमारा एक अर्थ है जो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। तो हम ये देखते हैं कि जो सौर मंडल है इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई, और इसको लेके क्या क्या थ्योरीज थी, ठीक है। तो इसको लेके एक थ्योरी दी थी हमारे जर्मन फिलोसोफर भी थे, ठीक है, और जोग्राफर भी थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इमैनुअल कांत, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सब में घुसे हुए थे, ज्योग्राफी में, सब में। इनका ये मतलब, इनके बारे में ये कहा जाता तो इतने टाइम के पाबंद थे ना, जैसे मान लो कि इनको अपनी यूनिवर्सिटी जाना था, ठीक है, प्रोफेसर थे ये, तो मान लो इनकी चप्पल मान लो कि कीचड़ में घुस गई, या फिर पीछे मतलब चप्पल नहीं, कभी कभी होता चलते, अगर चलते चलते वो
निकल जाती है पैर से, तो वो फिर पीछे नहीं आते थे, क्योंकि उनको उनको एकदम इतने टाइम में थे कि उनको ये था कि अगर मैंने वो किया, ठीक है, पीछे गया और मैंने चप्पल वगैरह निकाली, तो फिर मैं उसके लिए लेट हो जाऊंगा और वो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इनके साथ अगर कोई बैठा हुआ है मान लो रात में, ठीक है, और इनका एकदम से मान लो अभी 9:59 है, 10 बजे सोने का टाइम है, बात करते करते एकदम उठ के चले जाएंगे, बोलेंगे भी नहीं कि क्यों खेले गए इतने ज़्यादा टाइम के पाबंद थे। लेकिन अब उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना कि इमैनुअल कांत ने बोला क्या था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेकर। तो इमैनुअल कांत ने एक नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था 1755 में। इन्होंने ये बोला था नेबुलर हाइपोथेसिस के थ्रू कि एक नेबुला है, नेबुला का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो निहारिका जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, यानी कि लोकलाइज लंप ऑफ गैसेस नेबुला है। यहाँ पे देखो ये पहला वाला फिगर, इसमें देखो, इसमें ये लोकलाइज लंप ऑफ गैसेस, डस्ट, धूल और ये गैसेस का गुबार है। ये गुबार क्या किया, एक दिन इसका मन हुआ कि चलो कंचे घूमना स्टार्ट करते हैं। तो ये घूमा घूमा घूमा, खूब जोर का घूमा। जब घूमा ना तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो लाइट गैसेस थी, हल्की गैसेस थी, वो सेंटर पे आ गई, ठीक है, और जो डेंस थी वो थोड़ा सा बाहर निकलने लगी। अब जो लाइटर गैसेस हैं, अगर आप केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी, वैसे तो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है, तो हाइड्रोजन और हीलियम काफ़ी लाइट गैसेस हैं, काफ़ी हल्की गैसेस है, तो ये सेंटर में आ गई। और सेंटर में जब आई ना ये नेबुला जो है, जब ये रोटेट करना स्टार्ट किया तो हाइड्रोजन, हीलियम जैसे और डस्ट पार्टिकल ये सेंटर में आ गए, ठीक है, और ये और जोर का रोटेट करना स्टार्ट किए। जब रोटेट करना स्टार्ट किए तो इनके हाइड्रोजन और हीलियम का कोलिजन, आपस में लड़ गए दोनों, हैं, कौन रहेगा सेंटर में। तो जब दोनों लड़े ना, तो जब कई बार होता है कि कि जो लड़ाई होती है वो ऐसा नहीं कि मतलब जीत हार में ना, कई बार लड़ाई ऐसी होती है कि वो संगम में तब्दील हो जाती है। तो ये जो है हाइड्रोजन दोनों मिल गए, मतलब हाइड्रोजन एक तरह से हाइड्रोजन मिल के हीलियम का एक न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि हीलियम वॉज द फर्स्ट, हम एलिमेंट बोल सकते हैं जिसकी उत्पत्ति हुई हमारे यूनिवर्स में। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन बोलते हैं, जिससे कि खूब सारी ढेर सारी एनर्जी सेंटर में जनरेट हो गई, जिससे हमारा सूर्य यानी कि सन बना। न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको हम परमाणु संलयन बोलते हैं। तो 1755 में इमैनुअल कांत ने ये बोला कि एक नेबुला है, लोकलाइज लंप ऑफ गैसेस, निहारिका जिसको हिंदी में बोलते हैं, धूल और गैसों का बादल है, गुबार है। ये रोटेट करना स्टार्ट किया। जब रोटेट करना स्टार्ट किया तो लाइटर गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम सेंटर में आ गई, मेनली हाइड्रोजन था वो। और हाइड्रोजन का जब कोलिजन हुआ तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। हाइड्रोजन के बीच में जब कोलिजन हुआ तो जब दो छोटे न्यूक्लियस मिल के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन, मिल जाना। एनर्जी दो तरह से जनरेट होती है, फ्यूजन, फिजन। फ्यूजन का मतलब परमाणु संलयन, जहां पे दो चीजें मिलकर एक बड़ी चीज बना रहा है, दो छोटे न्यूक्लियस एक बड़ा न्यूक्लियस। फिजन का मतलब होता है विखंडन, वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रिएक्शन होती है, ठीक है, जो जैसे कि ककरापार एक हमारा, कहाँ पे ककरापार, गुजरात में, ठीक है, कैगा कर्नाटका में। तो ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स है, यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन के थ्रू एनर्जी जनरेट की जाती है। फ्यूजन के जो थ्रू एनर्जी जनरेट होती है बहुत इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और उसी के थ्रू हमारा सन बना, कोलिजन के थ्रू, फ्यूजन के थ्रू। ऑलराइट, इतनी चीज़ क्लियर है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये भी हाँ ठीक है, इमैनुअल कांत ने 1755 में थ्योरी तो दी, लेकिन इसको इम्प्रोवाइज किया लैपलेस ने। ध्यान रखना 1796 में लैपलेस जो करके एक थे एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने इसको रिवाइज किया। तो इमैनुअल कांत ने दिया, बट मेन इस पर इम्प्रोवाइजेशन किया किसने, लैपलेस ने, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना किस तरह से सारी चीज़ें हुई। अब हम सन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है, इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई धीरे धीरे। अब ये प्लैनेट कैसे बने, प्लैनेट ऐसे बने कि जो यहाँ पे ये तो हाइड्रोजन मतलब जो लाइटर गैसेस थी वो तो सेंटर पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हैवियर पार्टिकल थे वो थोड़े दूर चले गए, और जब हैवियर पार्टिकल थोड़े से दूर चले गए तो वो आपस में उनका फ्यूजन होने लगा, वो भी आपस में टकराने लगे और आपस में मिलने लगे। और ये जो यहाँ पे सन की उत्पत्ति हुई, सूर्य की उत्पत्ति हुई, इसमें इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स था कि ये लोग कभी कहीं इसको छोड़ के बाहर जा ही नहीं पाए और इसके अराउंड चक्कर लगाने लगे, घूमने लगे, है ना, जैसे आप उसके अराउंड घूमते हो। तो वैसे ही वो सन है, सन के अराउंड वो है जो प्लैनेट हमारे घूमे जा रहे हैं। एक तरह से जो हैवियर गैसेस थी, ठीक है, और बड़े बड़े पार्टिकल से, बड़े बड़े पत्थर के थे, वो आपस में फ्यूज़ होके इसके अराउंड, सन की ग्रेविटी के अराउंड ये घूमने लगे। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में पहले तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं, अब इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सन के बारे में और ये जो हमारे 8 प्लैनेट्स उनके बारे में। लेकिन पहले चलिए हम पढ़ लेते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, क्योंकि जो हमारा सोलर सिस्टम है ये इतना क्लीन नहीं है जितना इस फिगर में आपको दिख रहा है कि बस ये सन है सेंटर में और 8 प्लैनेट बस घूम रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोल सकते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब रात के समय जो हमारी कुछ चीज़ें चमकती हैं तो उनको से है ना, फ़ोन के अलावा सेलेस्टियल बॉडीज़ उनको बोलते हैं। अब इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 कैटेगरी क्या हैं, एक को बोल सकते हैं ल्यूमिनस और दूसरे को बोल सकते हैं नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, यानी कि इनको हम बोल सकते हैं दीप्त
और नॉन ल्यूमिनस यानी कि अदीप्त, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज या फिर ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस का मतलब वो होता है जिनके खुद की लाइट होती है, दे हैव देयर ओन लाइट, दे हैव देयर ओन लाइट, ओन लाइट। अब किसी को लाइट कैसे मिलती है? सूर्य जो है, सन जी हैं, वो लाइट भेजते हैं, है ना, तभी तो दिन होता है। वो लाइट कहाँ से आती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा। नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं, दे डू नॉट हैव देयर लाइट, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, इनकी खुद की लाइट नहीं होती, तो फिर कहाँ से आती है इनकी लाइट? ये जो है ना, ये लोग देते हैं। इसमें हमारे मेनली आते हैं स्टार्स, जो तारे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इनको लाइट देते हैं, तो उनकी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं एक मिरर लूँ और मिरर से मैं सन का यूज़ करके लाइट रिफ्लेक्ट करूँ, तो डजंट मीन कि मिरर की खुद की लाइट थोड़ी ना, वो तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सिमिलर टू दैट, ठीक है। तो स्टार्स की अगर हम बात करें तो अपना जो ये लाइट एनर्जी सब कैसे बनाते हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन इनका खुद का होता है, फ्यूजन। कमेंट में बताओ जल्दी से, स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों करते हैं, यानी कि जो तारे हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं? फिजिक्स में अभी हमने पहले ही पीछे जो हमारा सब्जेक्ट था फिजिक्स, उसमें हम लोगों ने पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है, तो अगर आपको याद आ रही चीज़ें। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ल्यूमिनस बॉडीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्टार्स यानी तारों के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि जो तारों का, ये तो मैंने बता दिया कि न्यूक्लियर फ्यूजन से अपनी एनर्जी को जनरेट करते हैं, परमाणु संलयन जिसको हिंदी में बोलते हैं। इनका जो कलर होता है इनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। इनका जो तारों का क्या रंग होगा वो इनके तापमान पे निर्भर करता है, ठीक है। तारों के ग्रुप को, इनके ग्रुप को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो अगर पूछ ले कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, तारामंडल क्या होता है, तो तारामंडल होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। जैसे कि कई सारे हमारे कॉन्स्टिलेशन होते हैं, आपने सप्तऋषि करके सुना होगा, है ना, छोटे में देखते भी होंगे काफ़ी, अब कहाँ ही टाइम मिलता है देखने का, है ना। तो उर्सा मेजर उसको बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे हिंदी में हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं, 7 ऋषि मुनियों के नाम पे, ठीक है, सप्तऋषि। वो ऋषि मुनियों के नाम नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये आपका कॉन्स्टिलेशन उर्सा मेजर, जिसको कि द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है, भालू के शेप में है ना थोड़ा सा ये, तो इसको द ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं। कई बार पूछ लेता है कि इनके अन्य नाम क्या हैं। जैसे हमारा एक ओरियन करके है, पता है, ओरियन भी एक हमारा एक कॉन्स्टिलेशन है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको दी हंटर के नाम से जानते हैं, दी हंटर, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें से जो ओरियन है ना, इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा कि इसमें सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है। भाई ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है ना, तो इसमें एक सबसे ब्राइटेस्ट स्टार भी होगा। तो इसमें सबसे ब्राइटेस्ट स्टार का नाम पूछ लिया था इसने, उसका नाम था रीगल, ठीक है, रीगल। अच्छा ये पूछ ले कि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन है, ये तो भाई हम बोल रहे हैं कि ओरियन में, ओरियन कॉन्स्टलेशन में सबसे ब्राइटेस्ट कौन है। लेकिन इन जनरल अगर मैं पूछ लूँ कि सबसे चमकीला तारा कौन है, ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, तो ये है हमारा सिरियस, जिसको कि हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डॉग स्टार। अच्छा अर्थ के नज़दीक सबसे कौन सा स्टार है, क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, कोई बताएगा? क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, सबसे नज़दीकी तारा कौन है पृथ्वी के? तो सबसे नज़दीकी तारा है हमारा सूरज, सन। ये सबसे नज़दीकी, ये एक स्टार है, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक स्टार है सन। जैसे बहुत सारे स्टार्स हैं, अब ये हमारा सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, सबसे पास में, इसीलिए इतना बड़ा दिखता है, ठीक है। और पीछे जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, तो उसका रीज़न है रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन उसका रीज़न है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये तो क्वेश्चन हो गया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ या फिर क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन। सन तो ठीक है सबको पता है कि सबसे नज़दीकी तारा, लेकिन अर्थ के बाद कौन सा है, तो दैट इज सॉरी सन के बाद कौन सा है सबसे नज़दीकी? प्रॉक्सिमा सेंटाउरी या फिर सेंचुरी, जो भी आप बोलो, इसको बोलने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो सन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक। कमेंट में जल्दी से पहले तो ये बताएं अभी सन में हमने कौन सा मिशन भेजा है, किस लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया है, किस लैग्रैंज पॉइंट में हमने उसको डाला है अपने मिशन को, और कितने टोटल नंबर ऑफ लैग्रैंज पॉइंट्स होते हैं, ठीक। तो चलिए अभी लैग्रैंज पॉइंट भी मैं आपको समझा दूंगा क्या सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं सन के बारे में। द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम एंड पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में ये एकमात्र स्टार है, ठीक है। सोलर सिस्टम की बात हो रही, गैलेक्सी की नहीं। कंपोज्ड ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। हाइड्रोजन बाई मास इसमें 73% है रफली, और हीलियम 25%। सन कैरीज ऑलमोस्ट 99% ऑफ
मास ऑफ आर सोलर सिस्टम। तो पूरा जितना भी सोलर सिस्टम का मास है, द्रव्यमान है, उसका 99% सूरज के पास ही है हमारा। कमेंट में बताइए कि कौन सा हमारा, ठीक है, कौन सा हमारा न्यूटन का लॉ है जो ये बोलता है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व का नियम कौन सा है। अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी 15 करोड़ लगभग डिस्टेंस है। इसको हम 50 मिलियन है ना, 150 मिलियन, बट टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज़ 147.7 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ठीक है, इट टेक्स अराउंड 8 मिनट 30 सेकेंड्स फॉर लाइट एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हमने लाइट की स्पीड पढ़ी थी, है ना, जब हम लोगों ने ये देखा था कि क्यों जब बिजली कड़कती है तो उसकी रोशनी पहले दिखाई देती है, साउंड बाद में सुनाई देता है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड होती है इन एयर 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये हम लोगों ने देखा था कि अगर ये जो लाइट है वहाँ से चलना स्टार्ट करती है तो 8 मिनट और 30 सेकंड लगते हैं। सूरज से जब चलना स्टार्ट करती है तो इतना टाइम लगता है उसको पृथ्वी पर पहुँचने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन जाए कि अगर सूरज, जैसे कि अभी सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर दे एकदम से, तो कितने टाइम तक पृथ्वी पर उजाला रहेगा, तो 8 मिनट 30 सेकंड तक, ठीक है। जो 8 मिनट 30 सेकंड पहले लाइट चली होगी वो फिर पहुँचेगी। टेम्परेचर कितना होता है, रफली 5800 केल्विन और 5600 डिग्री सेल्सियस, इतना रफली टेम्परेचर होता है। और ये जो टेम्परेचर है सेंटर का हम बोल सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो सन का जो सेंटर होता है, ठीक है, सन का जो एकदम सेंटर है, ठीक है, जो एक तो बोल सकते हैं विजिबल पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फोटोस्फियर, ठीक है। एंड जो सन का आउटर पार्ट होता है उसको कोरोना बोलते हैं, ठीक है। कोरोना क्या होता है, सन का आउटर पार्ट होता है, ये आउटर पार्ट। और हमने कौन सा मिशन सेंड किया था, हमने मिशन सेंड किया था अपना आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1। कौन से उसका यूज़ किया था, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 का। L1 नाम के लैग्रैंज पॉइंट में हमने उसको डाला था। अभी लैग्रैंज पॉइंट क्या होते हैं पूछ सकता है, क्योंकि अभी आदित्य L1 हमने मिशन भेजा, हमारा पहला सोलर मिशन है। तो ये 5 पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। इनमें क्या होता है कि किसी भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दोगे ना वो रुका रहेगा। बाकी ऐसे हैं, मतलब जैसे 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, एक सन है और एक अर्थ है, सन है और अर्थ है। इनके बीच में टोटल ऐसे इस तरह के 5 लैग्रैंज पॉइंट हैं, जहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो रिलेटिवली स्टेबल रहेगा। यहाँ पे रख दोगे भाग जाएगा वो, ठीक है, स्टेबल नहीं रहेगा। तो अगर कुछ भी आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं तो, और जितने भी अभी 3 देश रहे हैं, बीट रशिया, बीट आपका ये नासा, ठीक है, ये सब, या फिर जापान वाला, ये सब ने L1 में ही पॉइंट यहाँ इसको रखा है अपने अपने सोलर मिशंस को, ठीक है। तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी हम सेलेस्टियल डिस्टेंसेस होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंसेस होती हैं, सेलेस्टियल डिस्टेंसेस, उनको हम मेजर करते हैं लाइट ईयर या फिर पारसेक में। लाइट ईयर या फिर पारसेक में इनको मेजर करते हैं। तो कभी पूछ ले कि लाइट ईयर और पारसेक किसकी इकाइयाँ हैं, किसकी यूनिट हैं, तो ये डिस्टेंस की यूनिट है। एक लाइट ईयर में अगर मैं बात करूं तो रफली 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। और एक पारसेक लाइट ईयर से भी बड़ा होता है। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। लाइट ईयर को बोल सकते हैं प्रकाश वर्ष हिंदी में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये दूरी का मात्रक होता है ना। और 8 मिनट 30 सेकंड में कोई भी रोशनी जो सूरज की होती है वो यहाँ तक पहुँचती है, यानी कि हमारी अर्थ तक पहुँचती है। ऑलराइट, सबका सही है। राधा यादव, यश, कपिल, सुभाष, टेम्परेचर, चलो सबका सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सन हम लोगों ने देख लिया। अब हमने ये एक सेलेस्टियल बॉडी देखी है ना, ल्यूमिनस वाली तो देखी है, अभी स्टार ही तो देखा है। स्टार में एक सन था हमारा स्टार, तो उसको देख लिया। अब नॉन ल्यूमिनस पे आते हैं। नॉन ल्यूमिनस में हमारा सबसे पहला है ये एस्टेरॉइड, ठीक है। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं, ये एस्टेरॉइड होते हैं। ये क्या होते हैं, एस्टेरॉइड। ये जो एस्टेरॉइड होते हैं जिनको कि हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह मतलब डॉर्फ प्लैनेट हिंदी में बोलते हैं। ग्रह का मतलब प्लैनेट और क्षुद्र का मतलब छोटा, यानी डॉर्फ प्लैनेट है। एक्चुअली हुआ क्या है, ये भटकती हुई आत्मा समझ लो, ये जिनको कोई शरीर मिला नहीं है, यानी कि ये प्लैनेट नहीं है लेकिन प्लैनेट की तरह है। प्लैनेट क्या होते हैं, एकदम राउंड शेप के होते हैं, गोल गोल होते हैं, इनका कोई शेप नहीं होता, इर्रेगुलर शेप होते हैं,
ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि जब प्लैनेट्स, हो सकता है कोई कोई प्लैनेट कोलाइड किए हो या फिर कोई प्लैनेट फट गया हो इस तरह से, ठीक है, कोलिजन की वजह से टूट गया हो, तो उसका जो डेब्री है, डेब्री का मतलब होता है कि जो अवशेष हैं, तो वो जो डेब्री है, वो जो बचा है डेब्री, वो रोटेट कर रहा है, वो घूम रहा है, नॉट रोटेट, रेवोल्यूशन कर रहा है, घूम रहा है किसके अराउंड? अभी हम देखेंगे 2 ग्रह हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में घूमे जा रहा, घूमे जा रहा, घूमे जा रहा, घूमे जा रहा है। सिर्फ उसी के बीच में नहीं है, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ उसी के बीच में, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे एस्टेरॉइड हैं वो इसी के अराउंड घूम रहे हैं। आपने अभी, मैंने जनवरी के करंट अफेयर करवाए थे, कुछ याद आ रहा है आपको? एस्टेरॉइड बेनू, एस्टेरॉइड एपोफिस, नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन, कुछ याद आया आप लोगों को? क्या बताया था इसमें हम आपको? ये बताए थे कि नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन भेजा था, कहाँ पे ये भेजा था? एस्टेरॉइड है बेन्नू। ये बेन्नू माना जाता है कि जितना पुराना अर्थ है 4.5 बिलियन ईयर्स, उतना ही पुराना बेन्नू है रफली, मतलब अर्थ का एक तरह से कजिन बोल सकते हो, ठीक है। तो बेन्नू को स्टडी, बेन्नू एस्टेरॉइड में स्टडी करने के लिए ओसिरिस रेक्स मिशन को भेजा गया कि भाई जाओ देख के आओ, वहाँ पता लगाओ कैसी क्या है चीज़ें, चल नहीं सब ठीक ठाक है कि नहीं। पिछले साल ही लौट के आया ये सितंबर महीने में, ठीक है, पिछले साल ही सितंबर महीने में इसको गिराया गया अर्थ में, और गिरा के नासा जो अपनी लेबोरेटरी में ले गया उठा के, क्योंकि उसका मिशन था तो उसने वहीं पे गिराया जहाँ उसको चाहिए था, यूएसए में। और जब वो गिराया वहाँ पे अभी इस पर स्टडी चलेगी कि भाई जो जो यहाँ से लाया। अब उसी ओसिरिस रेक्स मिशन को बोला गया भाई देखो बेन्नू से तो तुम आ गए, अब जाओ एपोफिस का पता कर लगा के आओ कि एपोफिस में क्या चल रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा था अभी तक कि एपोफिस अर्थ को हिट करेगा, और ये भाई सब अगर हिट कर गए ना तो मतलब बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कार्य कर सकते हैं, मतलब हज़ारों, कई बार तो हज़ारों किलोमीटर तक बड़े होते हैं क्या, तो डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा हो सकता है। तो एस्टेरॉइड ये होते हैं, ठीक है, हमने बहुत अजीब अजीब नाम सुनेंगे, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मेट्योराइड्स, मेट्योराइड, मेट्योर्स, ठीक है, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो एस्टेरॉइड समझ गए। अब ये हैं कौन? ये हैं हमारे शूटिंग स्टार्स, है ना। तारा टूट के गिरा है, विश मांग लो, आज तुम्हें बताते हैं, कोई विश मत मांगना, सब फर्जी चीज़ है। देखो, एक होता है मेट्योराइड, एक होता है मेटियोरॉइड, ठीक, एक होता है मेटियोर्स, और एक होता है मेटियोराइट, ठीक। ये 3 चीज़ें होती हैं, तीनों में कुछ ना कुछ अंतर लग रहा है, लेकिन ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। जैसे कि सिमिलर लग रहा है नाम, वैसे सिमिलर हैं भी ये। कैसे? ये भी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा एस्टेरॉइड से अलग होता है, ठीक है। और ये अर्थ को, मतलब ये भी अर्थ को, इनको स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज ये शूट कर रहे हैं एक तरह से, बहुत ज़्यादा एस्टेरॉइड से इनका नंबर बहुत ज़्यादा है। ये जो मेट्योराइड है, मेट्योराइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल, इतना सबको पता होगा, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, ऊपर इतना तो कोई नहीं होगा ना, कि अंदर रहते हैं, तो बाहर रहते हैं हम लोग, यहाँ पे वायुमंडल है। वायुमंडल में डिफरेंट तरह की परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं, हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। एक लेयर होती है मेजोस्फीयर, मध्य मंडल इसको हिंदी में बोलते हैं। इस मेजोस्फीयर में आके ये लोग जब आते हैं ना, तो यहाँ पे जब आते हैं तो एयर फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही है। फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है जरा बताइए, कॉन्टैक्ट कि नॉन कॉन्टैक्ट? तो एयर क्या करी, नहीं जाओ वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ, वो रोकती है। तो जब वो रोकती है, मेटेराइट को जाना है, तो एक तरह से होता ये है कि ये इस तरह से, मतलब ये क्योंकि लोकलाइज लंप ऑफ गैसेज होते हैं, एक तरह से थोड़ा सा आइस का इसमें कॉम्पोजिशन होता है। तो जब ये मेल्ट होते हैं, ठीक है, कुछ तो होते हैं मेजोस्फीयर में ख़त्म हो जाते हैं, आते ही नहीं है, मतलब हमारा जो मेजोस्फीयर है वहीं पर इनको ख़त्म कर देता है, मेट्योरॉइड्स को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और ऐसा लगता है कि कोई तारा टूट के गिरा हो। तारा टूट के नहीं गिरा है, वो मेट्योरॉइड ख़त्म हो गया है और वो मेटियोर कहलाता है। जो मेट्योरॉइड यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है उसको मेटियोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो समझ लेना, कोई तारा टूट के नहीं गिरा है, वो बस एक ये है कि कोई मेट्योरॉइड जो है बर्न हो गया बस। लेकिन अगर हमारा एटमॉस्फेयर उसको झेल ना पाया, मेजोस्फीयर उसको पिघला ना पाया, मेजोस्फीयर उसको ख़त्म ना कर सका, और वो अगर अर्थ के सरफेस में आके लैंड कर गया, तो उसको मेट्योराइट बोलते हैं। ऐसा ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। और ये होते हैं कॉमेट्स, धूमकेतु जिनको बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या एकदम आइस के बने होते हैं, और जब सन को अप्रोच करते हैं तो इनका जो आइस है वो मेल्ट होता है, और इस तरह से हमें लगता है कि इस तरह से रोशनी निकल रही है, और इनकी खुद की रोशनी नहीं होती, यानी ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि तुमको ये पता है, तुम में से कितने लोगों को ये पता है कि जब शाम के टाइम पे वीनस, हमारे कुछ ग्रह हैं वो दिखते हैं। तो जो ग्रह हो गए, या फिर इसमें जो लाइट चमक रही है, इनमें लाइट चमक रही है, इनकी खुद की लाइट नहीं है, ये सन वगैरह की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही होंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए धूमकेतु, कॉमेट्स, ठीक। चलिए,
तो अभी बढ़ते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है वो भी मेन ही था, ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, दैट इज़ प्लैनेट्स, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे ग्रहों के बारे में। ऑलराइट, डॉक्टर धूमकेतु, छोटा भीम, अंकुश यादव बड़े हो जाओ भी, छोटा भीम में लगे हुए हो बिल्कुल। मॉर्निंग इवनिंग स्टार अभी आते हैं, देखिए प्लैनेट्स पे आते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स टोटल 8 ग्रह हमारे हैं। कैसे बने थे? वो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी याद है कि भाई ये गोल गोल घूम रहे थे और लोग मतलब एकदम से डेंस फॉर्म में कलेक्ट हो गए और ये 8 प्लैनेट के रूप में ये निकल के आ गए, ठीक है। ये 8 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इनके नाम हैं। तो 8 ग्रह हैं टोटल। इन 8 ग्रहों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं स्थलीय ग्रह यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और दूसरों को बोलते हैं जोवियन प्लैनेट। स्थलीय ग्रह और जोवियन प्लैनेट। अभी जो टेरेस्ट्रियल हैं इनको हम इंटीरियर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, इंटीरियर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। और जो जोवियन है इनको हम गैसियस प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं या फिर गैस जायंट बोलते हैं, ठीक है, गैस जायंट्स बोलते हैं। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये सब जो हैं, जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, उसमें कौन कौन आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह आते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में। अभी इसको हम क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं वो अभी समझ में आएगा। देखो यहाँ पे आओ, ये हमारा सन है जिसके अराउंड सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब ये जब घूम रहे हैं तो मैंने तुम्हें बताया था एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट है, वो रही ये बेल्ट, जो ये मार्स ग्रह और ये जुपिटर इन दोनों के बीच में है। बस ये एक लाइन ऑफ डिवीजन बन जाती है, ये लाइन ऑफ डिवीजन बन जाती है। इसके अंदर जितने भी प्लैनेट हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल या फिर इंटीरियर प्लैनेट बोलते हैं। इसके बाहर जितने भी उनको जोवियन या एक्सटीरियर बाहरी वाले प्लैनेट बोलते हैं, बाहरी ग्रह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं ये रॉकी मेटल के चट्टान के बने हुए, काफ़ी सॉलिड हैं ये, इनमें आप कुछ भी, इसमें जाके आप चल सकते हो एटलीस्ट। लेकिन ये जो होंगे जोवियन वाले ये सब गैस के बने हुए हैं, ये गैस के प्राइमरली बने हुए हैं, ये बर्फ के बने हुए हैं, रफली मतलब इतने ठंडे हैं, इसलिए इनमें आप जाके चल नहीं सकते हैं। गैस पे चलोगे तुम्हें शर्म नहीं आती? तो मल्टीपल मून्स इनके हैं, सपोर्ट रिंग सिस्टम यहाँ पे छल्ले नुमा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नो सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस नहीं होती है, गैस के बने होते हैं। ये इनको गैस जाइंट्स बोलते हैं, ठीक है। और इनको आइस जाइंट्स बोलते हैं हम लोग, यूरेनस और नेपच्यून, अरुण और वरुण को। बहुत बड़े होते हैं साइज में, ध्यान रखना। जो अंदर वाले होते हैं, इंटीरियर होते हैं यानी टेरेस्ट्रियल होते हैं, वो छोटे होते हैं, रिलेटिवली स्मॉल होते हैं। किसके कंपैरिजन में? इनके, जो हमारे जोवियन होते हैं उनके कंपैरिजन में। बहुत कम मून्स होते हैं, इन दोनों बेचारों के तो मून्स ही नहीं है, कोई अभी वो नहीं है क्या, इनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी मून नहीं है इनके पास, ठीक है। ध्यान रखना, जब मैं सैटेलाइट बोलूँगा तो मैं मून की ही बात कर रहा हूँ, जब मैं मून बोल रहा हूँ तो मैं सैटेलाइट की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर जब हम सैटेलाइट भेजते हैं, जैसे इसरो हमारी सैटेलाइट भेजता है, तो क्या मून भेजता है? देखिए सैटेलाइट का मतलब है जिस तरह हमारा सन जो है, जिस तरह हमारे जो प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जो भी मैंने वो हम लोगों ने वो देखा था, ठीक है, पिक्चर देखी थी किस तरह से वो घूम रहे थे, इस तरह से प्लैनेट घूम रहे थे। उसी तरह इन प्लैनेट के अराउंड भी कुछ ऑब्जेक्ट्स घूमते रहते हैं, उनको हम सैटेलाइट बोलते हैं और उनको हम मून बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं। अब हम भी, जैसे हमारा इसरो भेजता है, नासा यूएस का स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस रशिया का है, जापान का जक्सा, ये सब भी अपने भेजते हैं क्या, सैटेलाइट्स। तो वो मून नहीं होंगे। तो सैटेलाइट 2 तरह के हम बोल सकते हैं, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो जो हम लोग भेजते हैं वो आर्टिफिशियल हो गई। नेचुरल, जैसे अर्थ के पास मात्र एक सैटेलाइट है, वो कौन सी है, कोई बताएगा? अर्थ के पास मात्र एक कौन सी सैटेलाइट है, कौन सा है? उसको बोलते हैं मून, चंद्रमा, ठीक है। तो वो इन दोनों के पास नहीं है, वो हम आगे देखेंगे करके, ठीक है। तो आई होप इतना चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, थोड़ा सा बेसिक दिमाग में आपकी चीज़ें वो हो गई। मैं समराइज़ कर देता हूँ एक बार चीज़ों को कि हमने पढ़ा क्या है अभी तक, उसके बाद हम इन चीज़ों पे आते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा ये है कि हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ है, ठीक है। पहले तो हमने यूनिवर्स का ओरिजिन पढ़ा। यूनिवर्स का ओरिजिन में हमने ये पढ़ा कि एक बहुत ही इनफाइनाइटली डेंस पार्टिकल था, इसमें एक्सप्लोजन हुआ और ये एक्सप्लोजन जो है अभी भी आपस ये एक्सपैंड हो रहा है यूनिवर्स हमारा, ठीक है। तो इसको किसने दिया था? लेमाइटर ने दिया था, लेमाइटर, ठीक है। एंड बाद में इस पे जो है इम्प्रोवाइजेशन किसने किया? हबल जी ने किया, जिनको हम बोलते हैं एडविन हबल के नाम से जिनको हम जानते हैं, ठीक है। बाद में इस पर जो इम्प्रोवाइजेशन है वो हबल जी ने किया, और ये कब किया? 1931 में, 1931 में। गौरतलब करने वाली बात यह है कि यूनिवर्स की ओरिजिन की जो थ्योरी है वो 1931 में आई, लेकिन सोलर जो हमारा सिस्टम है वो कैसे बना उसकी थ्योरी बाद में आई।
लेकिन पहले हम ये समझ लेते। तो ये समझ में आ गई कि भाई किस तरह से हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। फिर हमने ये पढ़ा कि स्टेडी स्टेट थ्योरी दी गई हॉयल जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये बोला कि किस तरह से यूनिवर्स की जो एवरेज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, भले एक्सपैंड तो हो रहा है लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट है। ये बोला था हॉयल जी ने, उनकी स्टेडी स्टेट थ्योरी ने 1948 में। ईयर पूछ लेता है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सोलर सिस्टम की फिर थ्योरी आई ना, सोलर सिस्टम की पहले आ गई थी, कब? 1755 में। आप देख पा रहे हैं रफली 200 साल का अंतर है, यानी कि सोलर सिस्टम की थ्योरी पहले आ गई थी। और यही कारण है कि सोलर सिस्टम की थ्योरी भी उतना ज़्यादा बिलीव नहीं हुआ लोगों को, या फिर ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये वही है कि मतलब पहले ये तो देखो कि यूनिवर्स कैसे बना, तब तो सोलर सिस्टम में आओगे। बिकॉज सोलर सिस्टम तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है। अभी मैंने बताया यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, उन गैलेक्सी में एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है, उस एक मिल्की वे गैलेक्सी में एक हजारों या फिर 500 सोलर सिस्टम में एक हमारा सोलर सिस्टम है। आप उसकी बात कर रहे हो, यानी कि आपने पार्ट 1 मूवी का तो बताया ही नहीं, सीधे पार्ट 2 में आप जंप कर गए। ठीक है, तो सोलर सिस्टम की जो थ्योरी है इसके एवोल्यूशन के 1755 में इमैनुअल कांत ने दी, जो कि जर्मन एक तरह से फिलोसोफर भी थे। और इसके बाद इसको इम्प्रोवाइज़ किया लैपलेस जी ने। लैपलेस ने कब इसको इम्प्रोवाइज़ किया? रफली आप ये मान के चल सकते हैं 1796 में, 1796 में। और हमें क्या पढ़ना है कि यूनिवर्स का एक तरह से बिग बैंग एक्सप्लोजन कब हुआ? 13.6 बिलियन ईयर्स पहले। और सोलर सिस्टम का अगर हम बात करें फॉर्मेशन 4.5 या फिर कहीं पे 6 भी लिखा होगा, जैसे यहाँ पे कहीं पे 13.7 भी आपको मिल सकता है। तो इतना क्लोज ऑप्शन में वो नहीं देगा आपके एग्जाम में, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, चलो, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम एक एक प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 8 प्लैनेट हैं और एक सन है। तो एक सन है सेंटर में और उसके चारों ओर कौन घूम रहा है? चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं। और वो 8 ग्रह घूम क्यों रहे हैं? बिकॉज सन का इतना ज़्यादा ग्रेविटी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमे जा रहे हैं। ठीक है, और ये बना कैसे था हमारा सोलर सिस्टम? नेबुला से बना था, जो लोकलाइज लंप ऑफ गैसेज होता है, इसीलिए इसको नेबुलर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, जो सोलर सिस्टम की एवोल्यूशन की थ्योरी है उसको। ठीक है, तो अब इन 8 प्लैनेट को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, स्थलीय ग्रह और जोवियन ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट। इनको हम इंटीरियर भी बोल देते हैं और इनको हम एक्सटीरियर भी बोल देते हैं। दोनों में 4-4 प्लैनेट आते हैं। डिवीजन लाइन क्या है? कैसे हम बोल सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल और जोवियन ये अंदर के या बाहर के? तो इन दोनों के बीच में है क्षुद्र ग्रह की बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट। बहुत तेजी से घूमने वाले एस्टेरॉयड हैं, जैसे कि हमारा एस्टेरॉयड बेन्नू, एपोफिस, ये सब एस्टेरॉयड हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी। तो हम एक एक करके प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्लैनेट है मरकरी, यानी कि बुध। ठीक, अब बुध जो है हमारा क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन से एंड वेरी हॉट प्लैनेट। वेरी हॉट तो है लेकिन सबसे हॉट नहीं है, ध्यान रखना। वेरी हॉट, बहुत गर्म, बिल्कुल बात, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे गर्म नहीं है ये। अभी हम देखेंगे सबसे गर्म कौन सा है। तो क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सबसे नज़दीक है, वो तो आप देख पा रहे होंगे। ये जो पहला हमारा प्लैनेट है, पहला जो ग्रह है वही है मरकरी, बुध। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम विद द डायमीटर, सबसे छोटा है, सबसे पास में है। फास्टेस्ट प्लैनेट विद द स्पीड ऑफ दिस, जो कि याद नहीं करनी है, पर आवर टू कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड सन इन 88 डेज। अब तुम में से काफ़ी लोगों को रोटेशन और रेवोल्यूशन में हो सकता है कन्फ्यूजन होता हो, तो इसको क्लियर करो। वैसे कल भी हम इसको बारे में पढ़ाएंगे, रोटेशन और रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो रोटेशन और रेवोल्यूशन ये है कि रोटेशन का मतलब होता है अपनी धुरी पे घूमना, ये एक्सिस है और उसी पे घूमते जाना। रेवोल्यूशन का मतलब है चक्कर लगाना, परिक्रमा लगाना, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। आई होप चीज़ क्लियर हो गई। जैसे कि घूमर घूमर करके एक सॉन्ग है ना, घूमर कहाँ का लोक डांस, फोक डांस है, जरा बताइए कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो घूमर है, और इसको कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? अभी तो स्टैटिक जी का नहीं पढ़ाया, लेकिन आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, तो बताइए। तो घूमर की अगर बात करें तो उसमें वो दीपिका पादुकोण नहीं, पहले तो ऐसे ऐसे भी नाचती है, अपनी एक्सिस पे भी नाचती है, ऐसे घूम घूम के भी नाचती है। तो जो अपनी एक्सिस पे नाच रही है उसको रोटेशन बोलेंगे, और जो घूम घूम के नाच रही है उसको रेवोल्यूशन नाम देते हैं। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो घूमर जो है ये परफॉर्म किया जाता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। और इसको कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? इसको हमारी जो सबसे बड़ा कौन सा ट्राइबल ग्रुप है? किसी का आंसर आया नहीं है? हाँ, अब आया आंसर। सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है हमारा भील ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, वो परफॉर्म करता है इसको। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो द प्लैनेट विद नो वाटर, नो गैस, ठीक है, लाइक नाइट्रोजन, ये सब कुछ नहीं मिलता, नहीं एटमॉस्फेयर यहाँ पे नहीं है, नहीं लाइफ यहाँ पे अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। इसको लेके क्या 2 चीज़ आपको, सबसे प्रमुख 2 चीज़ें याद करनी है। एक तो क्लोजेस्ट है पहला, दूसरा ये कि स्मॉलेस्ट है, एंड तीसरा कि इसका फास्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड है। रेवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर सूर्य के अराउंड बहुत तेजी के साथ कंप्लीट करता है, सबसे तेजी के साथ कंप्लीट करता है। अगर मैं फिर से वो दिखाऊंगा आपको,
या फिर चलो मैं दिखाता ही हूँ, रुको अभी तुमको। वो जो हमने पीछे देखा था वो मैंने ऐसे ही नहीं रखा था, वो यही दिखाने के लिए मैंने रखा था कि कैसे आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि सब एक स्पीड में नहीं घूमते हैं, ठीक है, सब एक स्पीड में नहीं घूमते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो ये है सबसे, ये जो मरकरी है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ पॉइंट भी नहीं कर पा रहा हूँ, कितनी जोर घूम रहा है, और ये भाई साहब कितना आराम से चल रहे हैं ना। तो ये जो जितना पास में होगा उतना ही जोर से भागेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जितना पास में होगा, यानी कि जितना आप दूर जाते जाएंगे, जितना आप दूर जाते जाएंगे उतना ही रेवोल्यूशन का टाइम बढ़ता जाएगा। ये मैंने फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा हो, याद आ रहा है आपको, तो वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को बताया था कि मरकरी जो है बुध है, उसका रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना है, 88 दिन में। यानी कि अगर हम एक दिन 24 घंटे का कंसिडर करें, अर्थ के एक दिन को लें, तो 88 दिन में ये जो है अपना चक्कर पूरा कर लेता है। तो फास्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड है इसका, बस इतना ध्यान रखना है। और कितना है, 88 डेज, 88 दिनों का होता है। बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है कायदे से। है तो एक चीज़ और, लेकिन उसको वीनस के साथ क्लब करके बताऊंगा आपको मैं। तो वीनस पे आते हैं, शुक्र पे आते हैं, ये सबसे गर्म है। मरकरी जो बुध जो सबसे नज़दीक था सूर्य के, वो सबसे गर्म नहीं है। कौन सबसे गर्म है, सबसे गर्म है आपका वीनस यानी कि शुक्र। इट इज़ लाइक कि मैं आपसे बोलूँ जैसे कि अगर मुझे आपको समझाना हो कि क्यों मरकरी सबसे पास में है फिर भी उतना गर्म नहीं, बट जो वीनस है थोड़ा सा दूर है मरकरी से, बट फिर भी सबसे ज़्यादा गर्म है। तो आप इस सिनेरियो को कंसिडर करो कि आप हो या फिर ये आपका दोस्त है, ठीक है, आपकी सैलरी है 50,000 महीने की, ठीक है, आपका दोस्त कमाता है मात्र 20,000 महीने के, यानी आपसे आधे से भी कम, ठीक है। तो क्या मैं इस बेसिस पे ही सिर्फ बोल सकता हूँ कि भाई आप अमीर हो और ये गरीब है? ना, नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप 50,000 में से आप 45,000 खर्च कर देते हो। कई लोग तो होते हैं पूरा ही खर्च कर देते हैं, ऊपर से लोन लेते हैं उसको भी खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो 45,000 खर्च कर देते हैं, बचता इनके पास कितना, नहीं तुम्हारे पास 5,000 रुपये बचते हैं मात्र गिनती के। तुम्हारा दोस्त है थोड़ा सा फ्रीगल टाइप का, यानी कि वो सोच समझ के इकोनॉमिकल स्पेंडिंग करता है, 10,000 ज़्यादा वो स्पेंड करता है, बचते उसके पास कितने हैं, 10,000। आपसे दुगना अमीर हो गया वो तो, है कि नहीं। तो यानी कि ये मैं बताने का ये समझा रहा हूँ यहाँ पे कि ये एनालॉजी ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ कि नो डाउट मरकरी के पास ज़्यादा सनलाइट आती है, बट वीनस जो सनलाइट आती है इसको ट्रैप कर लेता है। ट्रैप क्यों कर लेता है? क्योंकि जो इसका एटमॉस्फियर है ना, उसमें हमें थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4, थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि हम और किस नाम से जानते हैं, कोई बताएगा? इस पर्टिकुलर एसिड को हम और किस नाम से जानते हैं? तो ये जो हमारा H2SO4 है, ठीक है, इसके थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, प्लस इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत यही है कि ये हीट को ट्रैप कर लेता है। अगर आपको पता हो कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्लोबल वार्मिंग इसी वजह से हो रही है क्योंकि CO2 की जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि CO2 जो है वो हीट को ट्रैप बड़ा अच्छा करती है। ये जब मैं हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को आपको समझाऊंगा। विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं इसको, ठीक है, H2SO4 को। चलिए, तो वीनस सबसे गर्म हो गया, ये बात। ये इसको अर्थ की जुड़वा बहन बोलते हैं, अर्थ की ट्विन, पृथ्वी का जुड़वा। इट इज़ बिकॉज द सिमिलैरिटी इन साइज एंड मास बिटवीन वीनस एंड अर्थ, बिल्कुल सेम साइज और मास का है ना, इसलिए इसका जुड़वा बहन बोल देते हैं। सेम तरह से दिखते हैं ना, तो उनको हम ट्विन बोल देते हैं कि नहीं। तो वन ऑफ द 2 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच रोटेट अराउंड द एक्सिस इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये ध्यान रखना। ऑल द प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, जितने ग्रह हैं पूरे सौर मंडल में, सारे कैसे रोटेट करते हैं? ऑल तो हो गया, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है वेस्ट टू ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर इनका रोटेशन होता है। लेकिन 2 प्लैनेट हमारे अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। वो 2 कौन से हैं? वीनस एंड यूरेनस। दोनों में नस है, ठीक है, नस में इनका क्लॉकवाइज भरा हुआ है। तो ये दोनों जो नस हैं ये एक्सेप्शन है, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, दे रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है। बाकी सारे काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। हमारा अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करता है, पता होगा आपको। तो वो ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। ब्राइटेस्ट स्टार इन दी सोलर सिस्टम। अब ये इसको स्टार तो नहीं बोलना सही रहेगा क्योंकि खुद का इसका नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हमें शाम के टाइम पे वीनस दिखता है, ठीक है। अगर गर्मियों की अगर हम बात करें तो क्लियरली दिखता है। इट कैन बी सीन इन दी मॉर्निंग एंड इवनिंग, शाम को भी दिखता है और सुबह भी दिखता है। तो इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार बोल देते हैं। लेकिन इसका खुद का लाइट नहीं होता, ये एक प्लैनेट ही है बाकी प्लैनेट्स की तरह। तो खुद का इसका ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उससे अपनी एनर्जी बनाता है, लाइट बनाता है, ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन इसको हम सांझ का तारा और भोर का तारा बोलते हैं, शाम का तारा और सुबह का तारा बोलते हैं, ठीक है।
तो समराइज़ कर लें एक बार, वीनस में क्या क्या पड़े। तो सबसे गर्म है, इसको अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं, और सबसे गर्म है अर्थ की ट्विन सिस्टर, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब मरकरी और वीनस दो ऐसे प्लैनेट हैं विच हैव नो सैटेलाइट, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। मरकरी यानी कि बुध और शुक्र, मरकरी एंड वीनस हैव नो सैटेलाइट, इनका कोई सैटेलाइट नहीं है बेचारों की अभी, ठीक है, कोई सैटेलाइट नहीं, यानी कि जीरो मून्स है इनके पास। अब आते हैं यहाँ से मून भी स्टार्ट हो जाएंगे हमारे अर्थ, दी आर ओन प्लानट अर्थ, पृथ्वी, दी ओनली प्लानट टू हैव सपोर्ट टू लाइफ विद अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लानट, यानी कि इसको नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर बहुत ज़्यादा है। कितना वाटर है? 71% है। ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि 71% जो वाटर है इसमें फ्रेश वाटर कितना है, और उस फ्रेश वाटर में कितना ग्लेशियर्स में है, रिवर्स में है, एटमॉस्फेयर में है, वो हम डिवीजन पढ़ेंगे। लेकिन ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज 71% वाटर ही है, इसलिए 29% लैंड है। इट हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट नेम्ड मून, ये हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, यानी प्राकृतिक उपग्रह है। कौन? चंद्रमा। मून होता क्या है? आई होप आप समझ होंगे या फिर जानते होंगे। अभी हम जो मैंने आपको बताया कि जो उसके अराउंड, किसी प्लैनेट के अराउंड घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मून के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें देख लेते हैं, बट किसी का कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। यहाँ तो किसी कोई डाउट तो नहीं है। देन हम बढ़ते हैं, थोड़ा मून के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो तब तक आप डाउट लिखो, तब तक मैं यहाँ पे मून के रिगार्डिंग चीज़ें बताता हूँ आपको, ठीक है। मून, चंद्रमा। पहले तो तुम ये बताओ, चंद्रयान जो 3 है उसको किस लॉन्च व्हीकल से भेजा गया था, ठीक है। तो इसकी पहले तो रेडियस पता होना चाहिए, किसकी रेडियस कितनी है। अच्छा, हमारी अर्थ की रेडियस कितनी है? अर्थ की रेडियस कितनी है? लगभग इतनी है, ठीक है। 6400 कंसिडर कर सकते हो, फिर 6370 किलोमीटर, रफली इतनी हमारी क्या है, अर्थ की रेडियस है, ठीक है। यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? मून की रेडियस की बात कर रहे हैं। मून की रेडियस है रफली 1.74 इंटू 10⁶ किलोमीटर, यानी काफ़ी बड़ी इसकी रेडियस है, काफ़ी बड़ी इसकी त्रिज्या है। क्लियर? फिर अगर ये पूछे कि जो मून की लाइट होती है, एक्चुअली मून की खुद की लाइट नहीं होती, ध्यान रखने, नॉन ल्यूमिनस होता है, जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट, सन वाली जो लाइट होती है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना, दीप पे होता ही है। तो लाइट इसकी जो है कितने टाइम पे रीच करती है? तो 1.26 सेकंड में रीच कर जाती है, क्योंकि काफ़ी पास में है ना, तो इसलिए। अब सन इतना ज़्यादा दूर है, तो इसलिए 8 मिनट और 30 सेकंड लग रहे हैं उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1.26 सेकंड में ही आ जाती है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, यानी मून एंड अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है? तो डिस्टेंस है इनके बीच में लगभग 3,84,000, 3,84,000, दैट मीन 3,84,000 किलोमीटर्स, ठीक। और अगर हम बात करें, आपने अभी सुना होगा कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है, इसको जो मून का फार्दर साइड है, फार्दर साइड ऑफ द मून, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो मून का साउथ पोल है वहां पे हमने भेजा। अच्छा, GSLV, अच्छा LMV है, ध्यान रखना, LMV M4 M5, GSLV बोल रहे हैं, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ये क्या कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमने भेजी थी। तो हमने क्या बोला था, हाँ, कि इसको हमने फार्दर साइड ऑफ मून में लैंड करवाया, फिर साउथ पोल में लैंड करवाया। साउथ पोल या फिर फार्दर रीजन का मतलब होता है वो वाला रीजन जो हमें कभी दिखता ही नहीं है, कभी नहीं दिखता है और दिखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूछ भी सकता है क्यों ऐसा होता है, क्यों कभी हमें दिखता नहीं, हमें सिर्फ मून का एक ही साइड दिखता है, मून का, चंद्रमा का सिर्फ एक ही साइड दिखता है। उसका रीज़न ये है कि इसका रोटेशन का एंड रेवोल्यूशन का, घूर्णन का और परिक्रमण का, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। इसलिए कितना है? 27.3 डेज लगभग इसका टाइम है, ये रोटेशन रेवोल्यूशन का, जिसकी वजह से सिर्फ इसका एक ही साइड दिखता है, दूसरा साइड हमें कभी दिखता ही नहीं है। क्लियर? और यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो फिजिक्स में, यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है कितनी होती है? 1/6 ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी होती है, ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी होती है, यानी कि जितना वहाँ पे ग्रेविटी होती है उसका 1/6। तो जरा बताइए जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर, कि अगर यहाँ पे हमारा मास किसी का 60 kg है, ठीक है, 60 किलो है, और जो लोग जानते हैं अच्छे से तो वो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो अगर मास 60 kg है हमारा अर्थ पे, तो मास, ये अर्थ की बात हो रही है, तो मास इन मून कितना होगा, जरा बताइए जल्दी से कमेंट में, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो मून हमारी एक सैटेलाइट है, एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। यहाँ पे एक माउंटेन हमें देखने को मिलता है, लेबेनिट्स, ठीक है, लेबेनिट्स करके, सेलेनोलॉजी इसकी स्टडी को बोलते हैं, सेलेनोलॉजी इसकी स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। और इसका आंसर होगा 60 kg। जिन लोगों ने भी 10 kg दिया है ना, और फिजिक्स तुम पढ़ चुके हो मेरे से, तो तुम पाप कर रहे हो, ध्यान रखना।
हाँ 10 kg सुबह जीत, बहुत अच्छा लग, कभी कभी अच्छा भी लगता है, गुस्सा भी आती है, हैं? कि मैंने ये चीज़ पढ़ाई भी थी पिन पॉइंट करके फिजिक्स में, बार बार बताया था कि मास चेंज नहीं होगा, मास और वेट में अंतर होता है, वेट 1/6 हो जाता, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, ना कि मास। मास कहीं पे भी चले जाओगे सेम रहेगा, 60 kg 60, और फिर ये मास की यूनिट है, ये वेट की यूनिट नहीं है। वेट की यूनिट क्या होती है, जरा कमेंट में बताइए। बाहर की क्या होती है यूनिट? बाहर एक तरह का फोर्स ही तो है हमारा, जो ग्रेविटी लगा रही, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो न्यूटन होती है इसकी यूनिट। तो अगर वेट 60 न्यूटन था तो वो 10 न्यूटन हो जाता चंद्रमा में, क्योंकि ग्रेविटी 1/6 हो गई, लेकिन मास चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं मार्स पे, मंगल पे, अर्थ के जो अगला जो प्लेनेट है। अभी मैं ऑर्डर भी आपको याद करवा दूंगा, सारी चीज़ें कौन बड़ा है कौन छोटा है सब अब ऑर्डर याद हो जाएगा, चिंता ना करो, बट अभी समझने में फोकस करो। इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें आयरन रिच रेड सॉयल है। रेड सॉयल अभी हमारे यहाँ पे भी, इंडिया में भी रेड सॉयल पाई जाती है, साउथ इंडिया में। हम जब सॉयल टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट तरह की सॉयल, एलुवियल, ब्लैक, रेड, लैटेराइट, ये वो। तो उसमें से एक रेड सॉयल है, वो पूछेगा कि रेड क्यों होती है, हम लोग देखेंगे तो आयरन की वजह से होती है। तो कोई भी चीज़ लाल होती है तो आयरन की वजह से होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा सेब लाल होता है तो उसमें आयरन होता है। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम आफ्टर मरकरी, सबसे छोटा ग्रह है आफ्टर मरकरी। इस पे फोकस मत करो, वो अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा, भी हम बताएंगे तुम्हें, ठीक है। 2 नेचुरल मून्स हैं इसके, फोबोस और डीमोस। हमारा एक है ना अर्थ का, कौन सा? मून, ठीक है, जिसको मून बोलते हैं सिर्फ। इसके 2 हैं, फोबोस और डीमोस। हैज़ अ थिन एटमॉस्फेयर एंड सरफेस विद वैलीज, क्रेटर्स, डेजर्ट, ये सब भी हमें देखने को मिलते हैं, आइस के एविडेंस, वैली, क्रेटर। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, तभी हमारे इलॉन मस्क भैया यहाँ पे लाइफ सेटअप करने के एकदम जुगाड़ में हमेशा रहते हैं, ठीक है। कमेंट में बताइए कि अभी इसरो जो है, स्पेस एक्स कंपनी जो इलॉन मस्क की है, फैल्कन 9 नाम का जो एक रीयूजेबल रॉकेट है, उसको यूज करने वाला है किस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए? जल्दी से बताइए, वो इसी साल लॉन्च होगी। ओलंपस जो मॉन्स है, ओलंपस मून है एक तरह का, ओलंपस नाम है, इसको नेक्स्ट ओलंपिया भी बोलते हैं। ये पूरे एक तरह का वोल्केनिक माउंटेन है, ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा क्या है, ये माउंटेन है। वैसे तो हमारे अर्थ की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे ऊंचा पूरे सोलर सिस्टम में नेक्स्ट ओलंपिया है, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है, हो सकता है कि आगे कोई कल को डिस्कवरी हो जाए तो फिर कोई चेंज भी हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। चलो, तो जी सैट तो है। अच्छा, एक्सपोसैट भैया लॉन्च हो चुकी है, PSLV कैसी बात करो तुम लोग यार, हैं, दिमाग खराब कर देते हो एकदम। पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है, इसमें थोड़ी ना यूज़ करेंगे। भूल गए, भूलने के लिए तो बताया तुमको, एक्सपोसैट। ये तरफ से देखो सब एक्सपोसैट यूज़ करने में लगे हैं, किसी का भी सही आंसर नहीं आया। एक्सपोसैट होगा, हैं कि GSAT-20 होगा? एक्सपोसैट, बस जो नाम अभी सुने तो थोड़े दिन पहले, बस उसी को यहाँ पे चेप दो। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो मार्स वाला क्लियर हो गया। और हाँ, मार्स में अगर पूछ ले कि भाई कितना टाइम लगता है रेवोल्यूशन में, तो मार्स का 687 दिन लेता है। वैसे तो शायद ही पूछे, बट ये है ना कि जो सबसे कम टाइम लेता है, कौन कौन लेता है सबसे कम टाइम? हमारा मरकरी, उसका पूछ सकते हो। जो सबसे ज़्यादा लेता है नेपच्यून, बात उसका पूछ सकता है, तो वो हम देख लेंगे। बाकी सब रटने की ज़रूरत नहीं है, कितना ही लोड कर दोगे अपने दिमाग को। अब देखो, तुम मार्स के बाद जुपिटर पे आ रहे हो, लेकिन तुम देखो ये पन्ना खाली है। क्यों खाली है? बिकॉज यहाँ पे एस्टेरॉइड भरे पड़े हैं, एस्टेरॉइड भरे पड़े हैं। इतना तो चीज़ क्लियर है ना, हमने देखा था कि भाई पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, देन एस्टेरॉइड बेल्ट, एंड देन हमारे आएंगे एक्सटीरियर या फिर जोवियन प्लैनेट, बाह्य ग्रह। ये सब टेरेस्ट्रियल थे, स्थलीय ग्रह थे, रॉक के बने हुए थे, चट्टान के बने हुए थे, डेंसिटी ज़्यादा थी इनकी। जैसे अर्थ है सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, इसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा है इसका, ठीक है, डेंसेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। लेकिन अब जो आने वाले हैं वो लाइट हैं, हल्के हैं, गैस के बने हुए हैं। सबसे पहला है जुपिटर, बृहस्पति। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, सबसे बड़ा ग्रह विद द शॉर्टेस्ट रोटेशन। अब यही तो कैच है। क्या कैच है? रोटेशन और रेवोल्यूशन में अंतर। क्या अंतर है? तो रोटेशन में मैंने आपको रेवोल्यूशन में क्या बताया था कि सबसे जल्दी रेवोल्यूशन कौन कर लेता है? तो सबसे जल्दी रेवोल्यूशन कर लेता है मरकरी, मतलब सन के अराउंड एक चक्कर। रोटेशन सबसे जल्दी जुपिटर कर लेता है, नहीं अपनी एक्सिस पे, अपनी धुरी पे सबसे जल्दी घूम लेता है। कितनी देर में? रफली इसको लगता है 10 घंटे लगता है लगभग, ठीक है, लगभग रफली
10 घंटे, अगर हम 1 घंटे मतलब अपना अर्थ के हिसाब से कंसिडर करें तो 10 घंटे में इसका एक दिन हो जाता है। यानी सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे बड़ा है, सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे कम रोटेशन का पीरियड है। एज एन एटमॉस्फेयर याद नहीं करना है। द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट याद नहीं करना है। ग्रेट रेड स्पॉट अ जायंट स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम एग्जिस्ट, मतलब एक ग्रेट, अगर पूछ लेगा कभी कि ग्रेट रेड स्पॉट किस में देखने को मिलता है तो इसमें। बाकी ये दोनों पॉइंट बिल्कुल मत देखना, ठीक है। ग्रेट रेड स्पॉट इसमें देखने को मिलेगा, इसमें ये भी गलत है, गलत तो नहीं बोलूँगा। मून उन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस याद रखना है मार्स के फोबोस डिमोज होता है, क्योंकि रोज़ चेंज होता रहता है, रोज़ नई डिस्कवरी होती रहती है। पहले का टाइम था, आज से 3-4 साल पहले जुपिटर टॉप पे रहता था नंबर ऑफ मून्स के मामलों में। फिर सैटर्न आया, फिर जुपिटर हो गया, और फिर से अभी सैटर्न है, शनि है। इसके टोटल अगर मैं बात करूँ शनि के, आई थिंक 100, अभी प्रेजेंट टाइम तक तो आगे हो सकता है चेंज हो जाए, 146 मून है, ठीक है, 146। तो सबसे ज़्यादा सैटर्न के ही है, लेकिन ये बोलना भी गलत होगा। अभी सबसे ज़्यादा किसको क्या पता, अब तुम कल को जुपिटर के 50-60 ढूंढ लोगे तो बोलोगे जुपिटर के सबसे ज़्यादा, हो सकता है सैटर्न के सबसे ज़्यादा, हो सकता है कोई किसी और ही के ज़्यादा हो। लेकिन अभी के हिसाब से तो भाई सैटर्न टॉप पे अगर पूछ ले तो। लेकिन इसमें 4 मून है, इसमें 4 मून है, और उनका नाम है लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। इनको गैलीलियन मून्स बोलते हैं, बिकॉज गैलीलियो गैलीलाई करके एक जोग्राफिस्ट थे, हमारे एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने अपने टेलीस्कोप का यूज़ करके इन 4 जो हमारे लार्ज सैटेलाइट या फिर मून है जुपिटर के, उनको डिस्कवर किया था। तो इसीलिए उन्हीं के नाम पे हमने इनको बोल देते हैं कि ये गैलीलियन मून्स हैं ये, बिकॉज गैलीलियो गैलीलाई ने अपने टेलीस्कोप का यूज़ करके इनके चारों को डिस्कवर किया था, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। इसमें से जो गैनीमेड है ये लार्जेस्ट मून है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का। भले सबसे ज़्यादा सैटर्न में हो, शनि में हो, लेकिन सबसे बड़ा तो है गैनीमेड, अभी भी बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें भी रिंग होती हैं, जितने भी अब हमारे प्लैनेट आने वाले हैं, जुपिटर, सैटर्न, सब में रिंग होती हैं, लेकिन सैटर्न जैसी रिंग तो भैया किसी में नहीं है, ठीक है। सैटर्न की रिंग सबसे अच्छी क्लियर दिखती है हमको, ठीक है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। अगेन इस पर फोकस मत करो, वो भी मैं ऑर्डर याद करवा दूंगा आपको। हैज़ अ ब्राइट एंड कंसेंट्रिक रिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें इसके अराउंड छल्ले देखने को मिलते हैं, रिंग्स देखिए, जैसे सैटर्न है तो इसके अराउंड रिंग्स देखने को मिलती है हमको, छल्ले देखने को मिलती है। ये जो छल्ले किसके बने होते हैं, रॉक्स एंड पीसेज ऑफ आइस के बने होते हैं, अगर कभी पूछ ले तो रॉक्स, चट्टानों और आइस के बने होते हैं। सैटर्न कैन फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट हैज लेस डेंसिटी देन वाटर। तो ध्यान रखना, इट इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट, लीस्ट डेंस प्लैनेट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे कम घनत्व होता है इसका। ये कह रहा है कि अगर सारे तुम ग्रहों को ले आओगे और पानी में डुबो दोगे, जो कि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है ना। अब तुम ऐसा तो है नहीं सारे प्लैनेट्स को ले आओगे, सच में ले आओगे और पानी में डुबो दोगे, है कि नहीं। तो हाइपोथेटिकल मान लो कि बॉल है और इनको आप पानी में डुबोगे, तो मात्र शनि, मात्र सैटर्न ही है जो डूबेगा नहीं, जो तैरता रहेगा, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, वो जो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उससे भी इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व कम होता है, तो ये तैरता रहेगा। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी थी, अर्थ की थी। सबसे कम किसकी है, सैटर्न की है, ठीक है। और ये 82 मून हटा दो, इसमें टोटल अभी 146 है। इसमें से सबसे बड़ा टाइटन है। तो पूछ लेगा टाइटन किसका सैटेलाइट है फिर मून है, तो टाइटन सैटर्न का है। एक चीज़, जो सैटर्न है इसकी रिंग्स को किसने डिस्कवर किया था, रिंग्स जो है ना इसके छल्ले, इसको हाइजेंस नाम के एक साइंटिस्ट हुए, ये क्वेश्चन पूछ चुका है सीजीएल में, इन्होंने डिस्कवर किया। और रिंग्स के बीच में जो कंसेंट्रिक रिंग्स है ना, इसके बीच में स्पेस है, रिंग्स के बीच की जो स्पेस है ना, उसको कसीनी करके एक थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। तभी नासा ने जो सैटर्न में मिशन भेजा उसका नाम कसीनी हाइजेंस रखा, कसीनी हाइजेंस। कसीनी ने जो रिंग्स, अभी चलो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अगर दिखेगा तो, ये देख पा रहे हो, ये सैटर्न, इसमें भी रिंग है लेकिन बहुत अनक्लियर टाइप है, इसमें क्लियर दिख रहा है, इसमें भी सब में रिंग्स हैं, इनमें एक में भी रिंग नहीं है। अब देखो ये स्पेस नहीं दिख रहा तुमको, ये बीच में काला 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 काला, ये ठीक है। तो ये इसको हाइजेंस ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो सैटर्न भी हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं अरुण और वरुण दोनों भाइयों पे, यूरेनस और नेपच्यून, जो हमारे आइस जायंट्स है, क्योंकि बहुत दूर है ना, तो एकदम बर्फ से एकदम ठंडे पटे पड़े हैं बर्फ से, ठीक है। हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लानिटरी रेडियस एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्लानिटरी मास। ये भी मत देखो अभी, ठीक है, कितना क्या है ये अभी नहीं देखना है। ग्रीन है, होता है कलर में, ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेथेन गैस है, तो इसको ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी बोल देते हैं, ठीक है। और सभी लोग, जो लोग एकदम झुक के बैठे हुए हैं, अपनी स्पाइन को ज़रा सीधा कर लें, है ना, और डीप ब्रीथ कर लें। डिस्कवर्ड बाई विलियम हर्शल, तो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेगा तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ईयर तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, विलियम हर्शल ने।
आइस जैंट बोलते हैं द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस इज कंपोज ऑफ हाइड्रोजन हीलियम का प्राइमरली, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप कर सकते हो। हैज़ कोल्डेस्ट प्लानिटरी एटमॉस्फेयर इन दी सोलर सिस्टम। देखो अब तुमसे पूछेगा सबसे गर्म कौन सा है तो तुम बता दोगे वीनस है। तुमसे पूछेगा सबसे ठंडा कौन है तो उत्तर इसका यूरेनस भी हो सकता है, नेपच्यून भी हो सकता है, बट ज़्यादातर जगहों में आपको यूरेनस ही देखने को मिलेगा बिकॉज सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रफली -243 डिग्री सेल्सियस यूरेनस में रिकॉर्ड किया गया। भले नेपच्यून सबसे दूर है और इसमें भी बहुत ठंड, बहुत कम टेम्परेचर है, लेकिन अभी तक का जो सबसे कम टेम्परेचर है वो यूरेनस। अगर यूरेनस ऑप्शन में नहीं होगा, नेपच्यून होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप नेपच्यून ही मार्क करेंगे ऑप्शन में, ठीक है। ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, याद करो मैंने बताया था सिर्फ दो ही प्लैनेट होते हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, वीनस और यूरेनस, ठीक। और ये सब याद करने की जरूरत नहीं कितने क्या मून है इसमें। अब आते हैं सबसे आखिरी प्लैनेट है जो हमारा नेपच्यून है, और नेपच्यून सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, सबसे दूर है। ये भी एक आइसी जायंट है हमारा, ठीक है। ठीक है, तो आइस जायंट बोलते हैं इसको। ये ब्लूइश है कलर में, मतलब ब्लू प्लैनेट तो हम अर्थ को ही बोलेंगे, इसका चिंता मत करो। ब्लू प्लैनेट हमारा अर्थ हो गया, रेड प्लैनेट हमारा मार्स हो गया, और ग्रीन प्लैनेट हमारा यूरेनस हो गया, ठीक है। और इसको डिस्कवर जॉन गैल और यूरबैन ली वर्रियर ने किया था। और इसमें ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ये देख लो किसने डिस्कवर किया था। और ये क्योंकि सबसे दूर है तो इसका शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड होगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड होगा मतलब कि सबसे ज़्यादा टाइम लेगा एक चक्कर लगाने में। कितना टाइम लेता है ये लगभग लेता है 165 साल, 88 दिन में पूरा हो जाता है मरकरी का एक चक्कर। और नेपच्यून का 165 साल, यानी दो पुश्तें हमारी आके चली जाएंगी तब इनका एक साल पूरा होगा नेपच्यून भैया का, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होते। प्लूटो जी ये बैठे हुए थे, प्लूटो जी बुरा मान गए, क्यों? क्योंकि इनकी बात तो अभी चर्चा हुई नहीं। प्लूटो पहले का ज़माना था, इनका भी एक भौकाल हुआ करता था अलग से, ये भी एक प्लैनेट हुआ करते थे। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग होती है, उसमें ये पाया जाता है कि ये जो है चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्लैनेट होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, तो ये फॉलो कर नहीं रहे थे, तो इनको उसी दिन से ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया और प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया इनको। एंड इज नाउ इट इज़ अ मेंबर ऑफ क्यूपर बेल्ट। ये क्यूपर बेल्ट क्या होती है? तो जिस तरह एस्टेरॉइड बेल्ट देखे थे मार्स और जुपिटर के बीच में होती है ना, यहाँ पे देखे थे मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में जुपिटर बेल्ट दिख रही है, कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा तुमको, है तुम्हारी आंखें बंद है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, ठीक है। क्यूपर बेल्ट, जहाँ से हमारे प्लैनेट खत्म हो जाते हैं उसके बाद ये जो बेल्ट है एस्टेरॉइड को उसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अब किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी हमारी सारी चीज़ें हो गई खत्म। सम एक्स्ट्रा इन्फो में तो वही इन्फो है कि जैसे जो मरकरी और वीनस इनकी कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, वो कर चुके हैं तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मरकरी वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस यूरेनस क्लॉकवाइज घूमते हैं, अर्थ की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, सैटर्न की सबसे कम डेंसिटी है, शनि की। अब यहाँ पे मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे याद करना है बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है। तो एक तुम लोगों ने गाना सुना होगा, तू मेरा मैं तेरी, ऐसे करके है ना गाना, ठीक है। अब मैं ज़्यादा वर्डिंग्स पे जाना नहीं चाहूँगा। तो वो किसने गाया, ठीक है, वो एक जे स्टार करके सिंगर है, उसने गाया है। तो जैसे स्टार हमारा एक सन भी एक स्टार है, तो ऐसे करके याद कर लो, ओ जे सन, ठीक है। हाँ मोय मोय हो गया, रिंग होने से क्या फ़ायदा है नुकसान? अरे ऐसा कोई फ़ायदा नुकसान, तो हर चीज़ में फ़ायदा नुकसान देखते हैं, इतने भी ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो। हाँ सर मैं रीड हो गया, ये कैसा डाउट है भाई? हैं सर आपकी क्लास क्यों नहीं है ज्योग्राफी एस सी बैच? सर ऐप पे क्लासेस क्यों नहीं है ज्योग्राफी के एस सी बैच 2 में? हे भगवान, ये क्या हो रहा है अभी? हैं कल लेक्चर लिए तो उसको ध्यान से सुन लेना, उसमें लास्ट में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। बहुत लोग उनको ये बैच के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं, मैं फिर से बता दूंगा लास्ट में। भाई रनिंग बैच है, क्यों नहीं है अभी? ये क्यों, क्या चल रहा है अभी यहाँ पे? जेसन, ईवीएम, मरकरी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई ट्रिक है, वो मदर वदर करके होती है कोई ट्रिक, तो वो देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से जो बनानी है। तो जे से जुपिटर होता है, बृहस्पति होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा जुपिटर होता है, सेकंड नंबर पे सैटर्न आता है, शनि आता है। यू से हो जाएगा यूरेनस यानी अरुण, एन से हो जाएगा नेपच्यून यानी कि वरुण, ई से हो जाएगा आपका अर्थ, वी से हो जाएगा वीनस, एम से हो जाएगा मार्स, मंगल, और मरकरी तो है ही है। तो नहीं सबसे छोटा मरकरी, दूसरा सबसे छोटा
मंगल। तीसरा सबसे छोटा शुक्र। सबसे बड़ा जुपिटर। दूसरा सबसे बड़ा सैटर्न। तीसरा सबसे बड़ा यूरेनस। तो जेसन, ईवीएम, मरकरी, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और ये हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। लेकिन कहाँ जा रहे हो, इधर आओ जरा। तुम्हारी कॉलर को हमने पकड़ लिया, तुम्हें पीछे खींच लिया और तुम करोगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चंस को करो जल्दी से अब, और एक एक करके सब क्वेश्चंस को उड़ा दोगे अब तुम। जल्दी से करो। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ? अर्थ की रेडियस कितनी है? जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे सभी लोग। ईवीएम मशीन भी, पर बिल्कुल शिवांगी, ईवीएम मशीन भी आप कर सकते हो। यूरेनस क्यों ज़्यादा कूल है? इसका लेना देना सन से नहीं है कि भाई सन से मतलब वो है, उसके एटमॉस्फियर ऐसा है, उस एटमॉस्फियर की वजह से वो कूल है इतना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ा, ऐसा भी याद कर सकते हो जैसे याद करना है आपको। तो जैसे हमने देखा था कि थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 एंड CO2 देखने को मिलती है वीनस, जिसकी वजह से बहुत गर्म है, तो इसी वजह से वहाँ पे। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। कई मामलों में हो सकता है अगर अभी टेम्परेचर मेजर किया जाए तो नेपच्यून में कम ज़्यादा ठंडा हो यूरेनस कंपैरिजन में, लेकिन जैसे हमने बताया यूरेनस में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था एक बार, इसलिए, ठीक है। सर कल वाली करंट अफेयर्स की PDF फ्री में अच्छा कहाँ पे जरा बताओ ग्रुप का नाम। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6371 किलोमीटर, है ना। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टलेशंस इज ऑल्सो नोन एज द हंटर? कौन सा जो कॉन्स्टलेशन है ग्रुप ऑफ स्टार्स को हंटर के नाम से जानते हैं? एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन ऐड है, एकदम देख रहे हो 2023 का सब, ठीक है। तो हंटर की अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं ओरियन को। ये तो सप्त ऋषि हिंदी में बोलते हैं, और इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स? अच्छा ब्लैक होल तुम लोगों ने किसी ने नहीं पूछा यार, ब्लैक होल है, हम सोच रहे थे पूछोगे, इंटरेस्ट होगा तुम्हें इसमें काफ़ी। तो ब्लैक होल जो है ध्यान रखना, इसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती, सबको एकदम खींच लेता है अपने अंदर। और पल्सर अगर कभी पूछे पल्सर क्या होता है, तो पल्सर बोल देना कि सर अपाचे कॉम्पिटिटर है, ठीक है, वो जिससे कि तो पल्सर होता है हमारा न्यूट्रॉन स्टार एक, ठीक है। इट इज़ अ न्यूट्रॉन स्टार, बस इतना ध्यान रखना, ये न्यूट्रॉन स्टार होता है। तो अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स इट्स कॉस्मॉस, और इसी वजह से इसकी स्टडी को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा होता है एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार। जब एक स्टार एक्सप्लोड कर लेता है ना, एकदम स्टार एकदम भयंकर तरह से फट जाता है एकदम भम, तो सुपरनोवा बनता है। ईच ऑर्बिट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टेक्स हाउ मेनी मिनट्स? अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो पांच स्पेस एजेंसीज हैं, नासा यानी USA की नासा, और आपका जक्सा जापान का, ठीक है, यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी, और रशिया का रॉसकॉस्मोस। ये पांचों एजेंसी ने मिल के एक लो अर्थ ऑर्बिट में इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डेवलप किया, सो दैट जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं उनको कंडक्ट किया जा सके। इसमें काफ़ी खर्चा लगा था। इंडिया इसका मेंबर नहीं, चाइना भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर की अगर बात करें, लेकिन इंडिया अभी किसका मेंबर बन चुका है? क्या है ये, जल्दी से बताइए। स्काई रे ऑब्जर्वेटरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए जल्दी से। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर 90 to 93 मिनट जो है में एक ये पूरा चक्कर पूरा करता है अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो हेडक्वार्टर इसका है UK में, है ना। इंडिया इसका मेंबर बना है, स्काई रे ऑब्जर्वेटरी, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में है। इन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मनी टाइम डज मार्स कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस? यानी मार्स का एक दिन कितने टाइम में हो जाता है? 16 घंटे, 8 घंटे, एक दिन 18 घंटे, फिर एक दिन। तो ध्यान रखना रफली एक दिन ही होता है ये, एक दिन और कुछ मतलब घंटे, आई थिंक बहुत ही कम ही घंटे हैं। तो उसको 1 घंटे 18 मिनट, सॉरी 1 दिन 18 घंटे तो नहीं बोलेंगे, एक दिन ही रफली बोलेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिट डज द सैटेलाइट सर्कल अर्थ डायरेक्टली अबव द इक्वेटर? तो मतलब कौन सा वो है एक ऑर्बिट जहाँ पे अर्थ के ऊपर ही डायरेक्टली सैटेलाइट घूमती है, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्टेशनरी नाम यहीं से पड़ता है बिकॉज देखिए अर्थ 24 घंटे में क्या पूरा करती है? एक रोटेशन पूरा करती है, ठीक है। उसी तरह ये भी एक रोटेशन अपना 24 घंटे में रफली पूरा करती है, तो स्टेशनरी लगती है ये हमें जो ये ऑर्बिट है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहीं पे आपकी जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट उनको प्लेस किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सोल, ये नहीं करना, अभी नहीं पढ़े हम लोग, ठीक है। वैसे आंसर तो इसका पेनम्ब्रल होगा, लेकिन अभी पढ़े नहीं है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट, कितना डिस्टेंस है लाइट मिनट में अगर हम बात करें, तो लाइट मिनट में ये टू बी वेरी प्रिसाइज कितना है? CHSL 2023 से पूछा गया 8.3 मिनट्स, ठीक है। अब क्योंकि 0.3 नहीं लगा था तो हम इसके जो नज़दीकी सबसे ऑप्शन है उस पर जाएंगे। दी एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में? क्षुद्र ग्रह की बेल्ट।
तो एस्टेरॉयड बेल्ट अगर बात करें किन दो ग्रहों के बीच में है, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। और यही जो है हमारा डिवाइड करता है इंटीरियर और एक्सटीरियर प्लैनेट को, ठीक है, या फिर टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट को। In early 1610, who discovered with his newly telescope that Jupiter has 4 moons? कौन से 4 moons थे जिसने डिस्कवर किया था, जिनमें कि हमारा गैनीमेड भी एक मून था। अकेले अकेले पानी पी रहे हो, अच्छा ये भी तुमको तुम्हारे साथ है पियेंगे हम क्या पानी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, गैलीलियो गैलीलाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। केपलर जी ने क्या दिए थे, प्लानिटरी लॉज दिए थे, है ना। पहला क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट था कि सब इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। दूसरा क्या था, लॉ ऑफ एरिया था कि इक्वल एरिया। एंड तीसरा लॉ क्या था, जल्दी से बताएंगे, लॉ ऑफ टाइम पीरियड था, ये था हमारा, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिंग्स ऑफ सैटर्न एज अ डिस्क अराउंड द प्लैनेट इन 1655 में। ये थे हमारे रिंग्स, डिस्क, ये किसने बोला था, हाइजेंस ने, कसीनी जी ने उन डिस्क रिंग्स के बीच में जो स्पेस है उसको बताया था, और इन्होंने 1675 में बताया था, 20 साल बाद। 12th क्वेश्चन है, द मून कंप्लीट्स डैश रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो इसका मून का जो एक रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड सेम है, यानी जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो एक रेवोल्यूशन भी कंप्लीट होता है, जो कितना है जरा बताएंगे डेज में। 13th, बिग बैरी थ्योरी एक्सप्लेन्स, बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, तो ये पहले तो दिया किसने था ये भी बताइए। तो इसका आंसर होगा 27.3 डेज, ठीक है, तो ये हमें पता है। और इसको दिया था लेमाइटर ने, और एडविन हबल जी ने इसको जो है क्या किया था, एडविन हबल जी ने बाद में इस पर इम्प्रोवाइजेशन किया था, है ना, 1931 में दी गई थी। और इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा, सही आंसर होगा, सही आंसर क्या, यूनिवर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सोलर सिस्टम को लेके तो भाई नेबुलर हाइपोथेसिस आई थी, नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसको पहले तो दिया था इमानुएल कांत ने, बट उसको बाद में लैप्लेस जी ने रिवाइज किया था। 14th, व्हाट डू यू कॉल द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ द मून और सैटेलाइट एट विच इट इज़ नियरेस्ट टू अर्थ। नहीं पढ़े हैं अभी, बोलते तो वैसे पेरीजी हैं लेकिन अभी पढ़े नहीं इसको। द अप्रोक्सीमेट पीरियड बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव न्यू मून्स, ये भी नहीं पढ़े हैं अभी, ठीक है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ मून, ये पढ़े हैं कि चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी, त्रिज्या। तो भाई यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करें तो नेटो लग रही है यहाँ पे। भूमिका गुप्ता, तरिमेंद्री, अमन, युवराज, अनुराधा, श्वेता 2, सबका सही है। श्वेता 2 पार्ट 2 है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 1.78, 79, 74, 74, सिमिलर ऑप्शंस, ठीक, 5, 6, 6, 6, 6, यही आंसर है, ठीक है। ड्यूरिंग द फेनोमेना ऑफ एपीहिलियन द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, एपीहिलियन ये भी नहीं पढ़े, एपीहिलियन, पेरीहिलियन, एपोजी, पेरीजी नहीं पढ़े अभी। वॉर प्लैनेट इज मेड ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है, कौन है ये। सर मैं एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या ये वीडियोस मेरे लिए भी यूज़फुल हैं, इससे इजी आता है एसएससी जेई। बिल्कुल यूज़फुल है गौरव सैनी जी, ठीक है, एसएससी जेई हो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके लिए अलग से कोई जीके नहीं होता है। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी का अलग होता है, एमटीएस का अलग होता है, सीजीएल का अलग, सब ठीक है। कंडक्टिंग एजेंसी एक होती तो वही सब कंडक्ट करवाती, तो एक ही तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसका आंसर आपका वीनस होगा, ठीक है, जिसको हम ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी नहीं पढ़े, आंसर तो इसका आउटर कोर होगा, लेकिन अभी पढ़े नहीं अभी, ठीक है, तो इसको छोड़ ही दो तो ज़्यादा सही रहे, ठीक है। अभी जब क्रस्ट मैंटल कोर पढ़ेंगे तब देखेंगे। द प्रोसेस दैट मूव्स, ये भी नहीं पढ़े यार अभी, इसका आंसर क्या होगा, डास्ट्रोफिज्म होगा, लेकिन अभी पढ़े नहीं है। द बॉडीज ग्लोइंग इन द नाइट स्काई आर नोन एज, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस रूप से जाना जाता है। अब हिमांशु वही है कि सारे फैक्ट्स कैसे पता चले, तो ये इसी वजह से तो सैटेलाइट वगैरह भेजी जाती हैं, सारे ये एक्सपेडिशंस किए जाते हैं, इसीलिए तो किए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या आंसर होगा, आंसर होगा सेलेस्टियल बॉडीज। एस्टेरॉइड क्या होता है, हमने देखा था मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है, मेटियोराइट, मेटियोर्स के बीच में डिफरेंस देखा था। ल्यूसिफर ये किस ग्रह का दूसरा नाम है, ल्यूसिफर। तो ल्यूसिफर इज अनदर नेम टू वीनस, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल शुक्र। संदीपा सरकार, खुशी, चंदन, विवेक जोशी, सबका सही आंसर है। प्लानिटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसियस एनवेलप अराउंड द मून एज दी, तो जो प्लानिटरी साइंटिस्ट हैं वो जो मून के अराउंड जो गैसियस एनवेलप है उसको क्या बोलते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और मैक्सिमम बाकी आपके। तो एग्जोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एंडो। एंडो तो अंदर का होता है, ठीक है, एक्सो होता है बाहर का, ऑप्शन नंबर है ल्यूनर एग्जोस्फीयर। ल्यूनर वर्ड का मतलब ही होता है चांद, ठीक है, ये चांद सा रोशन चेहरा।
ठीक है। तो 25th, हाउ मैनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट, ये भी अभी पढ़े नहीं यार, ठीक है। कल वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा आंसर इसका, 15 डिग्री होगा वैसे तो, ठीक है, लेकिन कल देखेंगे। आखिरी क्वेश्चन है, नहीं तो इसके आगे जितने होंगे वो आपको करने होंगे फिर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, कौन है पार्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का? स्टार्स, प्लैनेट्स, मून। स्टार भी है, प्लैनेट भी है, मून भी है, सब कोई है। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 1, 2 एंड 3, ये दो आप करोगे, ठीक है। ये दो करोगे आपके लिए, के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है, चलो आसान है। तो अब कुछ लोगों को डाउट रहता है, ठीक है, बैचेस के रिगार्डिंग। तो ये जो बैच है ये एसएससी जीके 2.0 बैच है, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, फिर वेबसाइट में जाएंगे तो आपको दो बैचेस दिखेंगे। एक तो ये ऊपर, इसके नीचे रिकॉर्डेड बैच दिखेगा। रिकॉर्डेड में सारा कुछ हो चुका है, सारे सब्जेक्ट। इसमें फिज़िक्स हुआ है, हिस्ट्री हुआ है, पॉलिटी हुआ है, जोग्राफी भी चल रहा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अगर अभी 3-4 महीने बाद है, आराम से एटलीस्ट 3-4 महीने बाद है, एटलीस्ट 3 महीने बाद है, तो फिर आप इस बैच के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं कि हमें सारे रिकॉर्डेड चाहिए, सारे एक साथ ही, मतलब जब मना है तो वो सब्जेक्ट पढ़ें, तो फिर आप रिकॉर्डेड के साथ जा सकते हैं, ठीक है। फ़ीस सेम ही है, ठीक है, दोनों की। बाकी तो अगर आपको कोई सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ज्योग्राफी, तो आप यहाँ से भी फ्री में पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेशन नहीं कि नहीं बैच लेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। और ये जो नंबर है ये मेरा नहीं, बहुत लोग, अब मैं इतना बार बोलता हूँ फिर भी, ठीक है, इस तरह के डाउट भेजते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर, बता दीजिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। वो मतलब इस तरह के डाउट के लिए नंबर नहीं है ये, ठीक है। अभी कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेरी है, या फिर ऐप नहीं चल रहा है, उसको लेके। ये ऐसा नहीं कि सर हमारे वो जो आप बताए तो उसमें हमें ये समझ नहीं आया था, उसके लिए नहीं। उसके लिए डाउट ग्रुप बना हुआ है एप्लीकेशन पे अलग से, वो यहाँ पे आपको पोस्ट नहीं करना है। ये मेरा नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। करंट अफेयर की वैलिडिटी कर 1 साल कर दीजिए, कर देंगे। अभी अभी 6 महीने में संतोष रखो, ठीक है, 1 साल भी कर देंगे। और अच्छा, पढ़े तुम लोगों ने, कैसे लगे, किस किस ने पढ़े करंट अफेयर, जल्दी बताओ। करंट अफेयर मैगजीन कैसे लेंगे प्रियंका जी, कल मैंने बताया था, उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। यहीं पे जाके आप कोर्सेज सेक्शन मिलेगा, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, मंथली 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। तो आप एक बार देख लीजिए जाके, ठीक है, कल वाला वीडियो। कल हम लोग करेंगे, ठीक है, अगला लेक्चर। थैंक यू नोलन। नोलन से अब मेरे दिमाग में आ रहा है क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन कौन है ज़रा बताएंगे, और इनको क्या मिला है अभी क्रिस्टोफर नोलन को? जल्दी से, करंट अफेयर में देखे थे। पल्सर बता तो दिया विपिन शाक्या, एक न्यूट्रॉन स्टार होता है। ऐप नहीं चल रहा, आज सर्वर में इशू कुछ था मॉर्निंग के टाइम पे, बिल्कुल। बिल्कुल सही, अविष्टा ने सबसे सही बताया। ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर के डायरेक्टर हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट फिल्म का किसको मिला? ओपेनहाइमर को मिला। सर जी के सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, ये सब बाद में पढ़ेंगे। आज की क्लास में कुछ मैंने बताया कि आपको लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स जब पढ़ेंगे तब वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, अभी नहीं। आईफोन के लिए जिसको लिंक चाहिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि भाई मुझे आईफोन वाला लिंक दे दीजिए, तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप सेंड कर देना कि आईफोन का लिंक दे दीजिए। फिजिक्स के बाकी लेक्चर्स, कौन से बाकी लेक्चर्स हैं अनुराग शर्मा, कौन सा क्या बचा है अभी फिजिक्स में? फिजिक्स के बाकी लेक्चर्स क्या मतलब, आइंस्टाइन बन के ही मानना है क्या अब? फिजिक्स कर दो कर दो कर दो, फिजिक्स अब करवा दिए तो उसमें भी ये बाकी लेक्चर्स, कौन सा है बाकी लेक्चर बताओगे? ऐसा कुछ तो मैंने नहीं सुना है कोमल कि थंडर स्टॉर्म नेवर स्टॉप्स, पता नहीं, होता होगा। नहीं हर्ष सिंह, इसके बाद आपको नीड नहीं है कोई भी बुक की, कोई भी बुक चाहे वो जैसा भी हो। प्रैक्टिस के लिए भी जो लोग ऐप में उन्हें पता है, ठीक है, प्रैक्टिस का वहाँ पे है वो। तो वीकली टेस्ट तो ऐसे भी होता है एप्लीकेशन पे, और बाकी क्विज़ भी ये जो हम लोग कर रहे हैं वो भी अटैच्ड ही वहीं पे, अगर आप चेक करते हुए तो ये सब हो जाता है। मतलब ये आपके लेक्चर्स भी हैं, क्विज़ भी हो गई, रिवीजन भी हो गया,
तब लगता है तब जाओ क्विज़ पे, उसके पहले तो आपको जाना नहीं है, नहीं कोई बुक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मतलब बहुत ही रेयर है कि आपको बुक की ज़रूरत पड़े, ठीक है। CGL 2023 में काफ़ी मतलब बैच के भी हैं, मतलब तकरीबन 5-6 लोग हैं विद इन टॉप 100 है, ठीक है। मैंने तो कोई किसी का इंटरव्यू लिया नहीं, लेकिन मैं बाकी चांस पे देखता रहता हूँ। वो जैसे नहीं, वो कौन सी मूवी थी, सूर्यवंशम है ना, चद्दर ओढ़ के जो अमिताभ बच्चन है ना जाता है, तो वैसे ही मैं बाकी चैनल्स में देखता रहता हूँ। तो अपने मैंने तो नहीं लिए, लेकिन हाँ, और काफ़ी स्टूडेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में, कुछ से तो डायरेक्टली पता चला कि हाँ सर के बैच में थे और ऐसा ऐसा, क्योंकि मैं तो अभी डायरेक्टली व्हाट्सएप तो मेरा बंद है अभी, ठीक है। तो तभी जब रिज़ल्ट निकला था, और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो, वैसे PYQ सीरीज़ का अगर मैं जोड़ लूँ PYQ सीरीज़ से और मतलब चैनल से जिन्होंने हेल्प लिया हो, क्योंकि मैंने बैच की वीडियोस तब भी फ्री थी, अभी भी लाइव फ्री ही हैं, तो ऐसे तो फिर मैं गिनने लगा तो टॉप 100 में 40-50 निकल आएंगे। लेकिन ये है कि जो बैच में थे उनकी बात करूँ तो उन्होंने भी वही सिर्फ उतनी चीज़ें करी थी और उतनी सफिशेंट थी। बाकी वो आप इतनी चीज़ें कर लो, उसके बाद टाइम मिलता है आपको, सारी चीज़ें होती तब उस आगे के साथ जाओ, बिकॉज यहाँ पे मैं PYQs करवा ही देता हूँ आपको, वीकली टेस्ट हो ही जाता है, तो फिर क्या ही नीड है। मेरा इंटरव्यू कब लोगे? JK रॉलिंग जी, आपका सिलेक्शन हो गया है बताइए, तो फिर आप कर लें इंटरव्यू। सर आप फेस दिखाइए नेपच्यून, वो सिलेक्शन जो जो लेता है ना सबको फेस दिखता है और ये सिलेक्शन ले लो फिर। पंकिट्टू क्या रॉन्ग बता दिया नेपच्यून ने क्या? हम्म कुछ बताने का प्रयास करेंगे? हम्म ये तो नहीं तुमको लग रहा है कि 165 साल हमने बताया था वो रॉन्ग बता दिया? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो 164.8 समथिंग होता है, तो इसलिए मैंने उसको अप्रॉक्सीमेशन करके 165 बताया, अगर आप उसका बोल रहे हैं तो। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, मिलते हैं कल 6:30 पे मोस्ट प्रोबेबली।